मेरी 3 साल की गर्लफ्रेंड ने मुझ पर एक मैच की मेन तोप तान दी, सिर्फ ह्यूमन फोर्ट्रेस में एंट्री पास के लिए। उसने मेरे राइट आर्म की तरफ इशारा किया जो उसे बचाने के लिए म्यूटेट हो गया था, और वो एक पागल औरत की तरह चिल्लाई। इन्फोर्समेंट स्क्वाड से कह रही थी कि मैं एक इन्फेक्टेड म्यूटेंट मॉन्स्टर हूँ। मैक्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुझ पर एक्सटर्मिनेशन प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करे। मैंने उसकी ठंडी कैलकुलेटिंग आंखों में देखा और मुझे सिर्फ डिस्गस्ट महसूस हुई, लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही पल धरती एक बहरी कर देने वाली दहाड़ से कांप उठी और एक प्योर व्हाइट जायंट टाइगर जो 100 मीटर से भी लंबा था जमीन से बाहर निकला और उसने एक ही झटके में उस वनगार्ड मैच को कुचल दिया। सबकी डरी हुई नजरों के सामने जानवरों का वो इनविंसिबल किंग अपना सिर झुकाता है और एक भारी आवाज में मेरा नाम लेता है। असल में वो म्यूटेशन इन्फेक्शन नहीं था, वो एक डिवाइन फोर्स थी जो कार्बन बेस्ड लाइफ की लिमिट्स को तोड़ रही थी। और ये सब कुछ आधे महीने पहले एक डेस्परेट एस्केप से शुरू हुआ था। कुछ दिन पहले आसमान ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रॉस्टेड ग्लास की एक मोटी परत से ढका हुआ हो जिसमें गोस्टली ब्लू एलियन स्पोर्स तैर रहे थे। ये रूइंड सिटी 047 थी जो कभी इंसानों का घर हुआ करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ टूटी हुई दीवारें और मलबा बनकर रह गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड लिंडा एक गिरी हुई लोड बेयरिंग वॉल के नीचे दुबकी हुई थी। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। वो कैंपस की सबसे एडमायर्ड ब्यूटी हुआ करती थी, लेकिन आधे महीने की भाग दौड़ ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो रोई और पूछने लगी कि क्या हम यहाँ मरने वाले हैं। मैंने अपनी आखिरी बूंद सूखी सलीवा निगली, उसे पानी का आखिरी घूंट दिया और उसे कहा कि वो डरे नहीं। अगर हम फोर्ट्रेस के पेट्रोल राउट्स का पता लगा लेते हैं तो हम बच जाएंगे। अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बार बार नहीं बचाता तो वो कब की वाइसलैंड म्यूटेंट्स का खाना बन चुकी होती। तभी ऊपर से एक मासिव इंजन की दहाड़ सुनाई दी और नीली सर्चलाइट के एक कॉलम धुंध को चीरती हुई गुजरी। वो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का सिंबल था। एक सायोनिक मैक्स स्क्वाड्रन दूर खंडरों से गुजर रहा था। लिंडा का चेहरा एकदम से खुशी से खिल उठा और उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे शैडोज में दबा दिया। एक ग्रेटिंग दांत पीसने वाली आवाज के साथ एक ब्लेड बॉर जो एक छोटी कार के साइज का था नीचे रेंगता हुआ आया। उसकी कॉम्पाउंड आंखें ठंडी लाल रोशनी से चमक रही थी। उसके साबर शार्प फोरलिम्स इंच इंच करके करीब आ रहे थे। मैच की दहाड़ दूर तक जाती है जिस पर मौत आ ही जाती है। ब्लेड बॉर एक पल भी नहीं हिचकिचाता और लिंडा पर झपटता है। मैं धीरे से गुर्राता हूँ और उसे एक तरफ धकेल देता हूँ और जो रिबार मैंने तैयार किया था उसे पकड़कर उस बीस्ट के नीचे की ओर वार करता हूँ। मैसिव रिकॉइल से मेरा हाथ तुरंत खुल जाता है और रिबार शेल को छेद नहीं पाता, वो बीच में ही मुड़ जाता है। बोर का दूसरा फॉलम सीधे मेरे सीने पर वार करता है जो मुझे पीछे की ओर एक नीची दीवार से टकराकर दूर फेंक देता है। सीरिंग पेन से मैं लगभग बेहोश हो जाता हूँ। जैसे ही मॉन्स्टर फिर से करीब आता है मेरा दिल तेजी से धड़कता है और मेरे सीने के अंदर से एक स्कॉचिंग सर्ज निकलता है जो मेरी वेन से होकर मेरे राइट आर्म में चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा राइट आर्म आग में जलने वाला है और डार्क गोल्डन स्केल्स मेरी स्किन पर बनने लगते हैं। तभी एक मैकेनिकल नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में फ्लैश होती है। यूनिक टायर टैलेंट ओरिजिन सीक्वेंस जाग रहा है, पार्शियल टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। मेरे पास ये सब समझने का टाइम नहीं था क्योंकि बॉर का डेडली ब्लेड पहले से ही मेरे सिर पर वार करने वाला था। इंस्टिंक्टिवली मैं अपना स्केल्ड आर्म उठाता हूँ और उसे पकड़ लेता हूँ। जो कुछ भी होता है उससे खंडर हिल जाते हैं। वो फॉलिम जो एक आर्मर्ड व्हीकल को भी काट सकता था मेरी ग्रिप में कसकर जकड़ा हुआ था। रॉ ओवरवेलमिंग पावर के साथ मॉन्स्टर का रॉक हार्ड चितन एक्सोस्केलेटन इंच इंच करके टूट जाता है। इसके बाद मैं उसके बेली में एक हैवी पंच मारता हूँ और वो मैसिव बॉर उस इनह्यूमन फोर्स से उड़ जाता है और दूर खंडहरों में जाकर गिरता है। कुछ बार ट्विच करता है और फिर शांत हो जाता है। क्राइसिस टल गया। मैं सांस लेने के लिए हांफता हूँ, अपनी हार्ट बीट को स्टेडी करता हूँ और मेरे राइट आर्म पर बने डार्क गोल्डन स्केल्स धीरे धीरे फेड हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। मैं लिंदा को रिलीफ की स्माइल देने के लिए मुड़ता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं देखता हूँ वो ये है कि वो एक कोने में दबी हुई है और कांप रही है। उसकी आंखों में रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पियर्सिंग एक्सट्रीम टेरर और डीप डिस्गस्ट है। वो कांपते हुए मॉन्स्टर शब्द बोलती है। वो दो शब्द मेरे दिल पर एक आइसी हैमर की तरह लगते हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता हूँ मुझे डीजियंस की वेव आती है। रैंक ब्रेकिंग अवेकनिंग ने मेरी स्ट्रेंथ को तुरंत ड्रेन कर दिया था। मैं कमजोर होकर रबल के सहारे बैठ जाता हूँ और मेरी विजन ब्लर होने लगती है। उस सफोकेटिंग साइलेंस में 3 ब्लाइंडिंग बीम्स ऑफ लाइट अचानक आसमान से उतरती है और 15 मीटर ऊंचे 3 वनगार्ड मैक्स लैंड करते हैं। ठंडी स्टील की आर्मर जिस पर भूरे रंग के पैटर्न्स बने हुए थे और उनकी सर्च लाइट्स खंडहरों को दिन की तरह रोशन कर रही थी। तभी मैक्स स्पीकर्स एक सिंथेसाइज्ड आवाज आती है, लाइफ सिग्नल डिटेक्टेड। लिंडा की आंखों में जो डर था वो एकदम से खुशी में बदल जाता है। वो लड़खड़ाते हुए उठती है और रोशनी की तरफ भागती है, चिल्लाती हुई कि वो सर्वाइवर है, उनसे उसे बचाने की भीख मांगती है। मैं शैडोज में घुटनों के बल बैठा उसे रोशनी की तरफ भागते हुए देखता हूँ। अपना हाथ बढ़ाता हूँ जिस पर मेरे हाथ में सिर्फ ठंडी हवा आती है। विशाल मैच लिंडा को देखता है। एक हरे रंग की स्कैनिंग बीम उसके शरीर को स्कैन करती है और
कंफर्म करती है कि अलियन स्पोर का कोई इन्फेक्शन नहीं है। बोर्डिंग अप्रूव्ड। मैक का बेली हैच खुलता है और एक लिफ्ट नीचे आती है। लिंडा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती है जैसे ही वो उस पर कदम रखती है, लेकिन पायलट अचानक खंडेरों में एक और सिग्नल के बारे में पूछता है कि क्या वो उसका कंपेनियन है और क्या वो सेफ स्टेट में है। लिंडा का शरीर उसी पल में जम जाता है। ह्यूमन फोर्ट्रेस में एवोल्यूशनरी लॉज बहुत ही ब्रूटल थे। जिस किसी का भी स्पोर से कांटेक्ट हुआ और म्यूटेशंस हुए, उसे एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता था और म्यूटेंट से जुड़े किसी भी शख्स को वास्टलैंड में एग्जाइल कर दिया जाता था। वो मेरी तरफ मुड़कर देखती है, जो शैडोज में छुपा हुआ है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और मैं डेस्परेट उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखता हूँ, प्रे करता हूँ कि वो मुझे बचा ले। अगर वो बस कह दे कि हम साथ हैं, मुझे वापस मेडिकल बे ले जाए, तो शायद मैं इस ब्रूटल वास्टलैंड पर सर्वाइव कर पाऊं। लेकिन अल्टीमेट सर्वाइवल के टेम्पटेशन में इमोशंस धूल में मिल जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेती है, उसकी आंखें ठंडी और राशनल हो जाती है, और कॉम का सामना करते हुए वो साफ कहती है कि मैं उसका कंपेनियन नहीं हूँ, और बिना किसी हेजिटेशन के कहती है कि मुझ में मॉन्स्टर स्केल्स आ गए हैं। वो कहती है कि मैं पहले से ही इन्फेक्टेड हूँ। सेफ्टी के लिए इमीडिएट प्यूरिफिकेशन की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो क्लीन रिकॉर्ड्स के साथ सेफ जोन में एंटर कर सके। वो रूथलेसली मेरी लाइफलाइन काट देती है। शैडोज में मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती है जब मैं इस वुमन को घूरता हूँ, बिना किसी एंग्री रॉर के, बिना किसी डेस्परेट प्लीडिंग के। तो वास्टलैंड के फेस में ह्यूमन इमोशन इतनी चीप हो सकती है। मैक पायलट को रिपोर्ट मिलती है और वो तुरंत इन्फेक्शन कंफर्म करता है। सेंटर मैच यांत्रिक रूप से अपना मैसिव राइट आर्म उठाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल कैनन का डार्क बैरल मुझ पर लॉक हो जाता है। गोस्टली ब्लू एनर्जी सर्ज और ऑमिनसली हमिंग करती है। मौत की शैडो मुझ पर छा जाती है। लिंडा मुंह फेर लेती है, मेरी तरफ देखने से इनकार कर देती है और मैच में स्टेप कर जाती है। उसके लिए तो मैं पहले से ही कचरा था जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मेरे सीने में एक ऐसा गुस्सा धधक रहा था जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगर यही इंसानियत का कानून है तो भाड़ में जाए। पार्टिकल कैनन की एनर्जी अपने चरम पर पहुंच गई। घातक नीली रोशनी फायर होने ही वाली थी। तभी बिना किसी चेतावनी के धरती चीख उठी और मीलों तक के खंडहर बुरी तरह हिल गए। अनगिनत चट्टानें एक अदृश्य ताकत से ऊपर उठ गईं, हवा में तैरने लगी, क्योंकि एक ऐसा खौफनाक दबाव जो हवा को गाढ़ा कर दे आसमान की ओर बढ़ा। मैच के अंदर के अलार्म बेतहाशा चीखने लगे, एक असीम ट्रांसेंडेंटियर एनर्जी रीडिंग के चेतावनी दे रहे थे। अगले ही पल लिंदा और पायलट की डरी हुई नजरों के सामने एक विशाल बाघ का पंजा, पहाड़ जितना बड़ा और नक्काशीदार जाद जितना सफेद, पृथ्वी से फूट पड़ा, जो सुनहरे ऑरा में लिपटा हुआ था और कुछ भी काटने में सक्षम था। और उसने मैच की एनर्जी शील्ड पर ऐसे जोरदार प्रहार किया जैसे मक्खी मार रहे हो। शील्ड, जो कथित तौर पर एक हाई टियर स्टार बीस्ट के पूरे स्ट्राइक को रोकने में सक्षम थी, तुरंत चकनाचूर हो गई। फिर एक दबंग बाघ की दहाड़ इतनी जोरदार कि आसमान भी फट जाए। खंडहरों में गूंज उठी। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को छूने की? उस दहाड़ के साथ खंडहर ढह गए और एक शुद्ध सफेद विशाल बीस्ट 100 मीटर से अधिक लंबा निकला। उसका शरीर ध्रुवीय बर्फ जैसा सफेद फर से ढका हुआ था। हर एक स्ट्रंड दिल दहला देने वाली धार के साथ चमक रहा था। इस 100 मीटर के कोलोसस के सामने मानवता का गर्व मैक एक प्लास्टिक के टॉय जैसा लग रहा था। कॉकपिट के अंदर लाल अलार्म लाइटें पागलों की तरह चमक रही थी। कोपायलट सीट में बैठी लिंदा के तो पहले ही पैर कमजोर हो चुके थे और वो अपनी सीट पर गिर पड़ी। उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सफेद बाघ की बीस जैसी आंखें जो सुनहरे सूरज की तरह चमक रही थी, मैच पर ठंडी निगाहों से घूर रही थी, और सिर्फ उस निगाह से ही सियोनिक कोर्स ने ओवरवेल्म्ड होकर कराहना शुरू कर दिया। उसने अपना दाहिना पंजा उठाया, कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ प्योर मास। और जिस मैच ने मुझ पर लॉक किया था वो अपने पार्टिकल कैनन के साथ सफेद बाघ द्वारा हवा में उड़ने वाले स्क्रैप मेटल में तब्दील हो गया। भारी इंपैक्ट में सैकड़ों टन के मैस को हवा में उछाल दिया और वो एक दर्जन से अधिक इमारतों को तोड़ता हुआ आखिरकार शांत हो गया। बाकी दो मैच डर के मारे बेसुध हो गए। उनमें रिटेलिएशन के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपने इंजन को मार्क स्पीड पर चलाया और रोशनी की तरह तेजी से किले की ओर भाग गए। धूल के बवंडर में भागते हुए मैश पीटे हुए कुत्तों की तरह लग रहे थे। सफेद बाघ ने उनका पीछा नहीं किया। उसका विशालकाय शरीर एकदम से रुक जाता है और दुनिया को हिला देने वाला प्रेशर पल भर में गायब हो जाता है। मैं हैरान होकर देखता रह जाता हूँ और वो धीरे से अपना सिर झुकाता है। उसकी हर हरकत में एक ऐसी नरमी होती है जैसे वो मुझे चौंकाना नहीं चाहता। उसका बाघ जैसा सिर, जो किसी भारी ट्रक से भी बड़ा है, मेरे करीब आता है। उसकी सुनहरी आंखें गहरी मानवीय भावनाओं से भरी होती है। उसकी गर्म सांस मेरे धूल भरे गालों को छूती है। तभी मेरे दिमाग में एक भारी दबी हुई अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज गूंजती है, बेटा, बाप तेरा लेट हो गया, ये साल तेरे लिए मुश्किल रहे होंगे। मैं वहीं जम जाता हूँ। 10 साल बाद भी, भले ही वो अब एक भयानक विशाल जानवर बन गया हो, मैं उस आवाज को तुरंत पहचान लेता हूँ। मेरा सूखा गला एक शब्द बोलता है, पाप। 10 साल वास्टलैंड में रेंगने के बाद मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन उस पल मेरी आंखें लाल हो जाती है। हर तनी हुई नस आखिरकार शांत हो जाती है और मेरी विजन काली हो जाती है, क्योंकि मैं सफेद
सफेद बाग की कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी में डूबा हुआ गहरी नींद में सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक सोता रहा। फिर जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं खुद को एक विशाल जीवन से भरी गुफा में पाता हूँ। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी डैमेज्ड मेरिडियंस में झंझनाहट पैदा कर रही है। एक जोरदार हंसी गूंजती है और मैं एकदम से उठ बैठता हूँ। मैं एक विशाल आदमी को देखता हूँ जिसके मसल्स ग्रेनाइट की तरह गांठदार है। वो एनर्जी वेव्स बिखेरते हुए एक पत्थर के बर्तन के साथ आ रहा है। उसके जंगली सफेद बाल और उसकी छाती पर हल्की सुनहरी बाग की धारियां हैं। ये मेरे पिता जेडन है जो 10 साल पहले एक क्योर की तलाश में गायब हो गए थे। वो मेरे बालों को सहलाते हैं, उनकी आंखें गहरी है और मुझे पहले खाने के लिए कहते हैं। जैसे ही उबला हुआ मांस मेरे गले से नीचे उतरता है, एक भारी गर्मी मेरी छुपी हुई चोटों को ठीक कर देती है। फिर पिता पिछले दशक की दुनिया को हिला देने वाली सच्चाई बताते हैं। एलियन स्पोर्स कोई जानलेवा वायरस नहीं थे जो मानवता को नष्ट करने के लिए आए थे, बल्कि पृथ्वी की इच्छा का एक कैटलिस्ट थे जो हाई डायमेंशनल अटैक्स का विरोध करने के लिए आया था। टाइकून्स और फोर्ट्रेस एलीट अपने रूलिंग क्लास स्टेटस को बनाए रखने के लिए इस सच्चाई को छुपाते हैं। एक्सटर्नली पावर्ड कोल्ड मैक्स पर निर्भर रहते हैं और ऐसे कानून जारी करते हैं जो एवोल्यूशनरी थ्रेशोल्ड को छूने वाले किसी भी व्यक्ति को राक्षस बताते हैं। पिता इसे मानने से इनकार कर देते हैं। वो एक मेटियोर क्रेटर में गहराई तक जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन स्पोर के साथ मिल जाते हैं और अब 10,000 पहाड़ों के सभी लोग उन्हें मेटल टाइगर किंग के रूप में सम्मान करते हैं। ये सुनकर मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू चकनाचूर हो जाता है। मैं अपने दाहिने हाथ को देखता हूँ। मुझे लिंडा की घृणा भरी आंखें याद आती है और मैं पिता से पूछता हूँ कि क्या मेरे स्केल्स भी एवोल्यूशन का एक रूप है। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसे ध्यान से महसूस किया, जिस पर वो खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने जोश में आकर मेरे कंधे पर थपकी दी और कहा कि मुझ में कोई भी केओटिक जीन्स नहीं है। मैंने पृथ्वी के एवोल्यूशन वॉल्ट ने सबसे परफेक्ट ओरिजिन सीक्वेंस को अवेकन किया था। बाकी लोग मॉन्स्टर्स में इवॉल्व हुए, लेकिन मैं कारण बेस्ड लाइफ की लिमिट्स को तोड़ रहा था और लाइफ के पिरामिड के टॉप पर चलने वाला गॉड बन रहा था। पिताजी हंसी से लोटपोट हो गए और उन्होंने एक किंग टायर बीस्ट कॉर निकाला जिससे स्टारलाइट निकल रही थी। उन्होंने कहा कि वो मुझे फीड करने के लिए अपना पूरा किंग वॉल्ट खाली कर देंगे। एक मर्क्यूरी थिक लिक्विड ने मुझे तुरंत घेर लिया और वायलेंट एनर्जी ने मेरे सेल्स को बुरी तरह से चीर दिया। मैंने दर्द से कराते हुए अपने दांत भींच लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाली क्योंकि लिंडा की ठंडी पीछे हटती हुई फिगर मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। भाड़ में जाए वो ऑरेगन स्टील टॉरेंट। आज मैं फ्लैश और ब्लड से इनविंसिबल पावर फॉर्ज करूंगा। दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एब्सोल्यूट कंट्रोल का एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और मेरी राइट आर्म ट्रांसफॉर्म हो गई। फ्लॉलेस डार्क गोल्डन स्केल्स ने मेरी मसल्स को कोट कर दिया और मेरी फिंगर टिप्स टेरिफाइंग क्लॉज में एक्सटेंड हो गई जो स्टील को क्ले की तरह स्लाइस कर सकती थी। यह अब ट्विस्टेड म्यूटेशन नहीं था, यह प्योर वायलेंट ब्यूटी का तीतन आर्म था। मेरी मुट्ठी के एक कैजुअल क्लेंच से हवा एक्सप्लोसिव थंडर से क्रैक हो गई। पिताजी ने मुझे रिबॉर्न होते हुए सेटिस्फैक्शन से देखा और दूर के कैनियन की ओर इशारा करते हुए वाइल्डली ग्रिन किया। एक एलीट स्कैवेंजर कॉन्वॉय अभी अभी आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करके उन स्क्रैप मेटल मैक्स को तैर कर दूं। उधर स्काईवॉल फोर्ट्रेस के लोअर लिविंग डिस्ट्रिक्ट में हवा शार्प इंजन ऑयल और चीप परफ्यूम से रेक कर रही थी। लिंडा एक मैकेनिक के सामने ग्रोवल कर रही थी। उसने सोचा था कि मुझे टर्न इन करने से उसे अपर रेजिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ने उसे चेहरे पर जोर से स्लप किया। बिना किसी बैकग्राउंड के उसे इस आदमी के सामने सबमिट करना पड़ा और वो कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। हर दिन उसके मूड्स को रीड कर रही थी। उसने खिड़की के बाहर थिक एनर्जी शील्ड को स्टार किया और खुद को कंफर्ट किया कि कम से कम वो सेफली सरवाइव तो कर गई और उसे यकीन था कि मेरी बोन्स भी नहीं बची होंगी। लेकिन उसी वक्त शील्ड के उस पार एंडलेस विल्डनेस में मैं लेपर्ड की तरह बेयर चेस्टेड स्प्रिंट कर रहा था। हवा ब्लेड्स की तरह शार्प थी, फिर भी वो मेरी स्किन पर एक व्हाइट मार्क भी नहीं छोड़ पा रही थी। मेरी आंखों में फियर्स फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। तभी रादर ने एक हाई एनर्जी बायोलॉजिकल सिग्नेचर डिटेक्ट किया। स्कैवेंजर कॉन्वॉय 2 किलोमीटर दूर एक रिज पर हल्ट हो गया। कैप्टन मुझ पर हंसता है, मुझे लो टियर इन्फेक्टेड बोलता है और मुझे साफ करने के लिए 2 लाइट मैक भेजता है। 5M मैक्स के इंजन दहाड़ते हैं और वो अपनी हाई फ्रीक्वेंसी चेनसॉ सॉर्ड्स उठाते हैं। ब्लेड्स मेरी स्कल की तरफ चीखते हुए बढ़ती है, पर मेरे स्प्रिंट के स्टेप्स नहीं रुकते। इसके बदले मैं जोर से धक्का देता हूँ और कैनन बॉल की तरफ उनकी तरफ बढ़ता हूँ। जब लाइट मेरे सिर से आधा मीटर से भी कम दूर होती है तो मेरा तीतन आर्म जो डार्क गोल्डन स्केल से ढका होता है ऊपर उठता है। मेटल पर मेटल की एक बहरी करा विल्डनेस में गूंजती है और स्पार्क्स एक वाटरफॉल की तरह हवा में फटते हैं जो वायलेंटली एक्सप्लोड होते हैं। पायलट की हॉरिफाइड नजरों के सामने अनस्टॉपेबल चेनसॉ सॉर्ड मेरे बेयर हैंड से ब्लॉक हो जाती है। फिर मेरा राइट हैंड स्पेशल ऑलॉय को क्रश कर देता है और मेरा लेफ्ट आर्म मैक के लेग पर एक आयरन वाइज की तरह
क्लैंप हो जाता है। एक टेरिफाइंग फोर्स जो ह्यूमन मेजर से परे है इरप्ट होती है और मैं 10 टन मैच को सिंगल हैंडेडली हवा में स्विंग करता हूँ। कॉकपिट रेड अलार्म लाइट से भर जाता है। बिना रुके मैं उसे एक मासिव हमर की तरह स्विंग करता हूँ और उसे दूसरे मैश में स्मैश कर देता हूँ जो फायर करने की तैयारी कर रहा था। दोनों स्टील जायंट्स मिड एयर में वायलेंटली कोलाइड होते हैं। कोई एनर्जी बीम्स नहीं, सिर्फ रॉ फिजिकल इम्पैक्ट। दोनों मैक्स तुरंत स्क्रैप में ट्विस्ट हो जाते हैं और विल्डरनेस में क्रैश हो जाते हैं, जिससे एक मैसिव क्रेटर बन जाता है। पूरा कॉन्वॉय मुझे एक मॉन्स्टर की तरह घूरता है। कैप्टन दिमाग से टेरिफाइड होकर वाइल्डली स्क्रीम करता है। मेन कैनन चार्ज अप। हैवी मैच का सायोनिक मेन कैनन फियरसम लाइट से ब्लेज होता है, लेकिन मेरे न्यूरल रिफ्लेक्सेस अब स्टार बीस्ट से भी राइवल करते हैं और मैं सोनिक बूम्स के साथ एक डार्क गोल्डन आफ्टर इमेज बन जाता हूँ। कैनन बीम मेरे आफ्टर इमेज को ग्रेस करती है, जिससे आधा माउंटेन शेयर हो जाता है, लेकिन मैं पहले से ही मैच के सामने होता हूँ। मैं एक हैवी पंच स्लैम करता हूँ। 1/2 मीटर थिक कंपोजिट आर्मर मेरी फिस्ट से वेट पेपर की तरह तेर हो जाता है। मैं ट्रेम्बलिंग कैप्टन को कॉलर से ग्राब करता हूँ और उसे एक कैरेट की तरह यांग करके बाहर निकालता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि वापस क्रॉल करके फोर्ट्रेस एलीट को बताना कि यह विल्डरनेस अब मेरी है। मैं हाई टियर सियोनिक कोर को तेर कर देता हूँ और विंड ब्लोन सैंड में वैनिश हो जाता हूँ। फादर कोर को देखते हैं और कहते हैं कि एनर्जी कहीं से भी पर्याप्त नहीं है। फुल बॉडी रिप्लेसमेंट के लिए एक किंग टायर सोर्स की जरूरत है और सबसे परफेक्ट कोर को तो ह्यूमंस ने बहुत पहले स्टील कर लिया था, जिसे स्काईवॉल्ट मोबाइल फोर्ट्रेस की पावर कोर में फोर्ज किया गया है। फादर मुझसे कहते हैं कि जाओ और उस बेस को फोर्ट्रेस से रिप करके निकाल लाओ। मैंने उस स्टील के विशालकाय ढांचे को देखा जो हवा से उड़ती रेत के किनारे पर खड़ा था, जिसमें प्रवेश करने के लिए हेवन लिंडा ने अपनी आत्मा बेच दी थी। मैंने अपनी दाहिनी मुट्ठी बीची। मेरी हड्डियों की चटकने की आवाज हवा में साफ सुनाई दे रही थी। मानवता के कानून और लिंडा का झूठा अभिमान मेरे पैरों तले कुचलने वाला था। फिर लबादा ओढ़कर मैं किले के निचले इलाके में घुस गया, अपनी ओरिजिन सीक्वेंस एनर्जी को पूरी तरह से छुपाकर। क्रूड स्कैनर्स के लिए मैं बस एक और आवारा था। निचला इलाका तस्करों और भगोड़े मजदूरों से भरा हुआ था। लिंडा एक मैकेनिक के साथ हाथ में हाथ डाले प्यूरिफाइड वाटर चुन रही थी। तभी उसने अपना सिर घुमाया और जम गई। हुड पहनने के बावजूद वो मुझे कभी नहीं पहचान पाने से चूकती। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक भयानक विचार ने उसे जकड़ लिया। अगर मैंने किसी को बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है तो उसे किले से बाहर फेंक दिया जाएगा ताकि वो मुटन्स को भोजन करा सके। डर के बाद और भी ज्यादा चरम स्वार्थ और द्वेष आया। उसने मैकेनिक का हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती आंसू निकाले और मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाई कि वो एक हाई डायमेंशनल डिस्गाइज्ड इन्फेक्टेड है। मैकेनिक का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने तुरंत इमरजेंसी कॉम चालू कर दिया। निचले जिले की सुरक्षा गश्ती को बुलाकर ऑन साइट प्यूरिफिकेशन का अनुरोध किया। तेज अलार्म ब्लैक मार्केट के कोलाहल को चीरते हुए बजने लगे। 2 AM रायट मैक्स सड़क पर आ धमके। उनकी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइफल्स मेरे सिर पर लॉक थी। स्पीकर से ठंडी निर्दयी चेतावनियां बज रही थी। मैंने धीरे से अपने हाथ में रखे स्क्रैप पार्ट को नीचे रख दिया। कोई घबराहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस शांति से अपना सिर घुमाकर भीड़ के पीछे खड़ी लिंडा की ओर देखा। मेरा नजरिया बहुत शांत था, जैसे किसी चींटी को देख रहा हूं, और उस उदासीनता ने उसके नाजुक अभिमान को गहराई से ठेस पहुंचाई। वो पागल होकर चिल्लाई कि उन्हें गोली चलाने और मुझे मारने का आदेश दे। राइट मैक्स की राइफल्स तुरंत चार्ज हो गई। भूतिया नीले हाई वोल्टेज आर्क्स जहरीले सांपों की तरह बाहर निकल रहे थे। मैंने टाइटन आर्म को एक्टिवेट नहीं किया, यहाँ तक कि अपना लबादा भी नहीं हटाया। मैंने बस धीरे से अपना बायां हाथ उठाया, हवा में हल्के से झटका दिया और एक इनविजिबल भयानक फिजिकल शॉकवेव बाहर की ओर फूट पड़ा। हाई वोल्टेज आर्क्स एब्सोल्यूट वैक्यूम बैरियर से टकराकर बिखर गए, यहाँ तक कि मेरी आस्तीन का एक कोना भी नहीं उठा सके। मैक एनफोर्समेंट क्रू सदमे में घूर रहा था, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे पैर के नीचे की अलॉय ग्राउंड चकनाचूर हो गई, जिससे तेनेम मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गई। फूड चेन में सबसे ऊपर होने का दबाव मैक्स को कराहने पर मजबूर कर रहा था। मैं कहता हूँ, इंसान हमेशा अपनी कमजोरी को बेकार के स्क्रैप मेटल के पीछे छुपाना चाहता है। मैं अपना सर उठाता हूँ, जिस पर हुद पीछे गिर जाता है और मेरा ठंडा चेहरा सामने आ जाता है। मेरी दाईं राइट भुजा पर गहरे सुनहरे रंग के स्केल्स मेरी स्लीव के नीचे फेंटली फ्लिकर करते हैं। चूंकि तुम्हें लगता है कि मैं एक ना माफ करने वाला मॉन्स्टर हूँ, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डिजास्टर कैसा दिखता है। तभी इनर सिटी के ऊपर सबसे ऊंचा ब्लड रेड अलार्म बजने लगता है। सिल्वर मैच नाइट ऑर्डर को पूरे हथियारों के साथ डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर कर दिया जाता है। वो इनर सिटी का सबसे एलीट सिल्वर मैच नाइट ऑर्डर था। हर यूनिट लेटेस्ट सायोनिक लाइट सॉर्ड से इक्विप था। नॉर्मली लोअर डिस्ट्रिक्ट में वो अनटचेबल फिगर्स थे जिनकी तुम झलक भी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वो मुझे एक मेजर थ्रेट की तरह ट्रीट कर रहे थे और इनर सिटी पैसेज से बाहर निकल रहे थे। 10 सिल्वर व्हाइट किलिंग मशीन्स ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। लेड नाइट
नाइट कमांडर एक एरोगेंट टोन में मुझे तुरंत घुटने टेकने और मेरे शरीर के अंदर म्यूटेड कोर को सौंपने का कोल्डली ऑर्डर देता है। लिंडा दूर से ये सब देखकर एक्साइटमेंट से कांप रही थी। वो मैकेनिक जो का हाथ कसकर पकड़ती है और स्क्रीम करती है कि इस बार मैं बिल्कुल मर गया हूँ, कि मुझे राख में बदल दिया जाएगा। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है। इन हाई और माइटी मैक्स को देखकर मेरे दिल में सिर्फ अनस्टॉपेबल एक्साइटमेंट और फरवर है। मेरे अंदर ओरिजिन सीक्वेंस जंगली रूप से रॉर कर रहा है, इन खोखले स्टील के टॉयज को चीरने के लिए हंगरिंग है। कोई वेस्टेड वर्ड्स नहीं। मेरी दाईं राइट भुजा आर्म तुरंत तितन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करती है। गहरे सुनहरे स्केल्स ब्राइट लाइट्स के नीचे मौत की चमक रिफ्लेक्ट करते हैं। कमांडर रॉर करता है और फुल फोर्स एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता है। 10 अज्योर psionic लाइट सॉर्ड्स एक साथ मेरी तरफ स्लैश करते हैं। टेम्परेचर्स पूरी स्ट्रीट को वेपराइज करने में केपेबल एक ही पल में इरप्ट हो जाते हैं। लेकिन ओरिजिन सीक्वेंस की एब्सोल्यूट फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने ये सो कॉल्ड हाई टेक्नोलॉजी एक मैसिव जोक के सिवा कुछ नहीं है। मैं अपने पैरों को नीचे स्लैम करता हूँ। 1 सेंट रेडियस के भीतर अलॉय फाउंडेशन को शैटर कर देता हूँ और टेलीपोर्टेशन की तरह एक मैच के सामने अपीयर होता हूँ, सियोनिक लाइट सॉर्ड को इग्नोर करते हुए जो पहाड़ों को क्लीव कर सकती है। मेरे गहरे सुनहरे क्लॉज सीधे मैच के चेस्ट को पियर्स करते हैं और मैं नीले रंग के ग्लोइंग सायोनिक कोर को रिप कर बाहर निकाल लेता हूँ। पावर से ड्रेन हुआ सिल्वर मैच स्क्रैप की तरह कोलैप्स हो जाता है। कमांडर और हर नाइट डमस्ट्रक होकर घूर रहे हैं। जिस आर्मर पर उन्हें इतना प्राइड था वो मेरे सामने पेपर थिन था। मैं उन्हें कोई ब्रीविंग टाइम नहीं देता, कोई टेरर टाइम नहीं देता। मैं एक एंशिएंट प्रेडेटर बन जाता हूँ जो शीप का स्लॉटर कर रहा है। मैंने एक पंच मारा और एक मैच का सिर चकनाचूर हो गया। एक किक से दूसरे मैच का लोड बेरिंग पैर टूट गया। बस आधे मिनट में शूरवीरों का ऊंचा ऑर्डर मलबे में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। कमांडर ने घबराकर कंट्रोल्स खींचे और इनर सिटी की ओर भागने की कोशिश की, जिस पर मैं आसमान से कूदता हूँ और उसके कॉकपिट को कुचल देता हूँ। मैं दूर खड़ी लिंडा को देखता हूँ जो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसकी आंखों में जगी उम्मीद एक अंतहीन खाई में डूब जाती है। हमेशा तानाशाह रहने वाला मैकेनिक जो होश में आता है और लिंडा के पेल फेस पर जोर से थप्पड़ मारता है और उसे कोसता है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को उकसाया जिसे इनर सिटी भी नहीं संभाल सकता। लिंडा तेल से सने खंडहरों में निराशा से डूबी हुई है और मुझे ऐसे आतंक से देख रही है जैसे कोई सच्चे भगवान को देख रहा हो। लेकिन अब मुझे ऐसी चींटी के पछतावे में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं इनर सिटी के थिक एनर्जी शील्ड की ओर देखता हूँ। उस लग्जूरियस इनर सिटी के ठीक नीचे मैं एक विशाल दिल की धड़कन को महसूस कर सकता हूँ जो पूरे स्काई वॉल्ट मोबाइल फोर्ट्रेस का पावर कोर है। वो एंशिएंट किंग टायर बीस्ट कोर जिसे मेरे पिता ने मुझे रिट्रीव करने के लिए भेजा था। मैं गहरी सांस लेता हूँ और मेरी दाहिनी बाह पर डार्क गोल्डन स्केल्स चमकने लगती है। मेरी सारी पावर मेरी तितान आर्म में जमा हो रही है और उस शील्ड की ओर जो एब्सोल्युटली इम्पेनेट्रेबल मानी जाती थी मैं एक ऐसा पंच मारता हूँ जो आसमान को चीर सकता है। एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ वो शील्ड जिसने दशकों तक ह्यूमैनिटी के एलीट की रक्षा की मेरे मुक्के के नीचे अनगिनत क्रैक्स दिखाती है। पूरा स्काई वॉल फोर्ट्रेस वायलेंटली कांपने लगता है। टॉप डेक पर बैठा सुप्रीम कमांडर अपने स्क्रीन को देखता है और पूरी तरह से आइस कोल्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे एक डिस्कार्डेड ड्रिफ्टर किंग टीयर स्टार बीस्ट के बराबर पावर कैसे अनलीश कर सकता है। एक क्रिस्क क्रैकिंग साउंड के साथ शील्ड पूरी तरह से शैटर हो जाता है। मैं मैच के मलबे पर स्टेप बाय स्टेप इनर सिटी में घुस जाता हूँ। हमेशा ऊंचे रहने वाले टाइकून और एलीट अब लोअर डिस्ट्रिक्ट के ड्रिफ्टर की तरह भाग रहे हैं और चीख रहे हैं। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ और सीधे पावर कोर की ओर बढ़ता हूँ। पावर रूम का गेट सैकड़ों टन सुपर अलॉय से बना था, लेकिन मेरी तितन आर्म के आगे वो पेपर जितना फ्रजाइल था। मैं अपने हाथों को गैप में घुसाता हूँ और एक भयानक दहाड़ के साथ फोर्ट्रेस के सबसे माइटी गेट को अपने बेयर हैंड से फाड़ देता हूँ। इसके पीछे एक विशाल अबिस रिएक्टर चेंबर है जिसमें एक डार्क रेड कोर है जो एक छोटे पहाड़ के साइज का है और हवा में फ्लोट कर रहा है, जो पूरे स्काई वॉल्ट का एनर्जी सोर्स है। वो किंग टीयर हार्ट। मैं उस जगह के पास खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कि मुझे उसकी डिस्ट्रक्टिव ऑरा महसूस होने लगती है। मेरी सेल्स ऐसे कांप रही थी जैसे प्यासी धरती बारिश से मिलती है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में छलांग लगाता हूँ, एक्सट्रैक्शन डिवाइस को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ और अपना दाहिना हाथ सीधे उस विशाल हार्ट पर रख देता हूँ। ओरिजिन सीक्वेंस की डिवावर इंस्टिंक्ट तुरंत पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। किंग टायर स्टार बीस्ट की एकदम प्योर सोर्स एनर्जी एक बांध की तरह फूट पड़ती है और मेरी दाहिनी बांध से होती हुई मेरे हर अंग में समा जाती है। वो दर्द मेरी पहली अवेकनिंग से 1/3 गुना ज्यादा था। मैं अपने दांत भींच लेता हूँ और उस अमानवीय टॉर्मेंट को सहता हूँ। मैं स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे प्योर पावर का इस्तेमाल अपने डिवाइन बॉडी को फिर से बनाने के लिए करूंगा। जैसे ही मैं डिवावर करता हूँ फोर्ट्रेस की लाइट्स बुरी तरह से फ्लिकर करने लगती है और गोस्टली ब्लू एनर्जी शील्ड पावर खत्म होने की वजह से तुरंत बंद हो जाती है। शील्ड के बिना स्काई वॉल्ट पूरी तरह से विल्डरनेस के सामने आ जाता है। दूर वास्टलैंड से काउंटलेस म्यूटेंट्स की लालची दहाड़े सुनाई देती है। लोअर डिस्ट्रिक्ट तुरंत हेल से भी ज्यादा डेस्परेट केओस में डूब जाता है। लिंदा मरती हुई लाइट्स और बाढ़ की तरह आते हुए बीस्ट को देखती है और अपनी लाइफ की सबसे डेस्परेट ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम चीखती है। उसे आखिरकार समझ में आ जाता है कि
कि जिस स्टील फोर्ट्रेस में सर्वाइव करने के लिए उसने अपनी सोल बेच दी, वो ट्रू पावर के आगे एक डिसेंट ग्राफ भी नहीं है। उधर पावर रूम के अंदर मैं क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाता हूँ। डार्क गोल्डन स्केल्स मेरी दाहिनी बाह से फैलकर पूरे बॉडी पर छा जाते हैं। मेरी बोन्स फिर से बन रही है, मेरी मसल स्टील की तरह क्रैक हो रही है। मेरा ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म तेजी से एंशिएंट टाइटन की तरफ इवॉल्व हो रहा था। जैसे ही मेरा बॉडी पूरी तरह से टिटान ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला था, पावर रूम का डोम अचानक एक टेरिफाइंग फोर्स से फट जाता है। 30 मीटर लंबा, पूरी तरह से डार्क गोल्ड अल्टीमेट मैच नीचे उतरता है। ये स्काईवॉल्ट लॉर्ड का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रक्शन टियर जजमेंट मैक था। लॉर्ड कॉकपिट से टेरर और वेनम से भरी आवाज में दहाड़ता है और कहता है कि मेरी हिम्मत कैसे हुई एक नीच ड्रिफ्टर होकर फोर्ट्रेस की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की। वो मैच के चेस्ट में एम्बेडेड स्टारब्रेकर कैनन को एक्टिवेट करता है, जो प्लैनेट के कोर को भी पियर्स कर सकता है। ब्लाइंडिंग रेड लाइट पावर रूम को ऐसे रोशन कर देती है जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। लेकिन मैं धीरे से अपनी गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई आंखें खोलता हूँ। मेरे डार्क गोल्डन टाइटन स्केल्स डिवाइन प्रेशर के साथ इरप्ट हो रहे थे। मैं कैजुअली किंग टियर कोर के ड्रेन्ड हस्त को क्रश कर देता हूँ और उस माउंटेन एरेजिंग स्टार ब्रेकर कैनन का सामना ठंडी मुस्कान के साथ करता हूँ। मैं डॉज नहीं करता, मैं सीधे कैनन की मजल में चार्ज करता हूँ। तुम खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लॉर्ड के सपने को तुम्हारे साथ ही चूर चूर कर दूंगा। मेरी डार्क गोल्डन स्केल्स डिवाइन प्रेशर से धधक रही थी। 30M का जजमेंट मैक मेरे लिए क्या था? आज मैं तुम्हें, इस एरोगेंट लॉर्ड को, तुम्हारी खोखली हुकूमत के साथ मसल कर रख दूंगा। वायलेंट एनर्जी ने मुझे पूरी तरह से निगल लिया। लॉर्ड कॉकपिट में जंगली एरोगेंट हंसी के साथ दहाड़ता है और कहता है कि कोई भी डायरेक्ट स्टार ब्रेकर कैनन ब्लास्ट का सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक मॉन्स्टर जो किंग टियर कोर को खा जाए, वो भी इस एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजिकल माइट के सामने मर जाएगा। लेकिन उसकी हंसी अगले ही सेकंड में बंद हो जाती है, क्योंकि उस झुलसा देने वाले रेड एनर्जी स्टॉर्म के सेंटर से एक स्काई ब्लॉकिंग डार्क गोल्डन जाइंट हैंड निकलता है। वो हाथ स्पेस की एब्सोल्यूट बाइंडिंग को क्रॉस करते हुए कैनन के बर्निंग बैरल पर क्लैंप कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता। लॉर्ड ऐसे चीखता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैच का पूरा अलार्म सिस्टम एक साथ फेल हो जाता है। मेरी बॉडी एक एंशिएंट डीमन गॉड जितनी विशाल लाइट से बाहर निकलती है। मेरा ह्यूमन फॉर्म पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मेरी हाइट एक टेरिफाइंग 10M जाइंट तक बढ़ जाती है और मेरी पूरी बॉडी को फ्लॉलेस डार्क गोल्डन आर्मर कवर कर लेता है। हर स्केल ब्लैक होल लस्टर से चमक रहा है। ओरिजिन सीक्वेंस स्टेज 2 टाइटन बॉडी कंप्लीट। जरा सी फोर्स से वो अनब्रेकेबल बैरल मेरी ग्रिप में प्लास्टिक के स्ट्रॉ की तरह मुड़ जाता है। ब्लाइंडिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क्स मैक के चेस्ट पर फूट पड़ते हैं और लॉर्ड फ्रेंटिकली एस्केप सिस्टम लीवर्स को खींचता है, पर मैं उसे जिंदगी से चिपके रहने का कोई चांस नहीं देने वाला था। मेरा डार्क गोल्डन जॉइंट हैंड स्पेस टेयरिंग सोनिक बूम के साथ जजमेंट मैक के चेस्ट आर्मर पर मेटल की चीख के साथ गिरता है। ये मैच ह्यूमैनिटी की पीक मिलिट्री पावर को रिप्रेजेंट करता है और मेरी मुट्ठी से उसके चेस्ट में छेद हो जाता है। मैं कॉकपिट में छिपे लॉर्ड को पकड़ लेता हूँ और उसे मलबे से ऐसे बाहर निकालता हूँ जैसे कोई चूजा पकड़ रहा हूँ। उसकी फ्लैशी यूनिफॉर्म तेल और खून से भीगी हुई है और वो मेरी पकड़ में एक टूटी हुई रीढ़ वाले कुत्ते की तरह तड़प रहा है। वो रोता है और मुझसे उसकी जान बख्शने की भीख मांगता है। कहता है कि वो मुझे पूरा स्काईवॉल्ट फोर्ट्रेस दे देगा, अंदर की सारी वेल्थ और औरतें सौंप देगा। मैं पावर से करप्ट इस घिनौने चेहरे को देखता हूँ और मुझे सिर्फ एंडलेस कोल्ड और लॉफ्टी मॉकरी महसूस होती है। मैंने कहा था, तुम पैरासाइट्स जो एनर्जी चुराते हो, तुम्हें आज 10 साल के क्राइम की कीमत चुकानी होगी। मैंने अपनी 5 उंगलियां एक साथ भींच दी, जिस पर सुअर जैसी चीखों के बीच वो सबसे बड़ा तानाशाह, जिसने 10 सालों तक स्काई वॉल्ट पर राज किया था, एक कुचले हुए टमाटर की तरह खून के पल्प में बदल गया। उसका राज करने का हास्यास्पद सपना पूरी तरह से मिट गया। लॉर्ड के मरने और शील्ड के चले जाने के बाद पूरा मोबाइल फोर्ट्रेस एक होपलेस मौत के जोन में डूब गया। दूर वेस्टलैंड में भयानक पीली रेत उठी और हजारों म्यूटेंट्स ने मांस और खून की गंध पकड़ ली और निचले डिस्ट्रिक्ट में एक काले ज्वार की तरह उमड़ पड़े। कभी ऊंची दिखने वाली स्टील की दीवारें सिर्फ सजावट बनकर रह गई, जिस पर आम लोग और तस्कर निराशा में रो रहे थे। लिंडा इस बीच एक सीवर के एंट्रेंस पर गिर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर कीचड़ और राक्षसों के बदबूदार खून से सना हुआ था। मैकेनिक जो, जिसने उसकी रक्षा करने का वादा किया था, पहली वेव आते ही उसे बाहर धकेल दिया और फिर एक हॉवरिंग बाइक चुराकर अकेला भाग गया। लिंडा ने लाल आंखों वाले सुअरों को पास आते देखा और डर से खुद को गिराती हुई जमीन पर बदबूदार दाग छोड़ती गई। वो अपने ही बालों को नोच रही थी, जो देखकर लगभग अपना आपा खो बैठी थी। ये सब क्यों हो रहा है? वो सेफ जोन में पहुंच गई थी। उसने मेरी लाश को शांति के बदले में बेचा था और फिर आधे दिन से भी कम समय में स्वर्ग नरक बन गया। तभी एक सुअर ने उसे मारने के लिए अपना अगला पैर उठाया। आसमान अचानक काला हो गया, जैसे कि कोई पहाड़ नीचे गिर रहा हो। मेरा 10M टाइटन बॉडी एक गड़गड़ाहट के साथ
खंडहरों से कूद पड़ा और उन सुअरों को पल्प में कुचल दिया। उस बड़े शॉकवेव ने आसपास के राक्षसों को साफ कर दिया। लिंदा ने मेरी दिव्य सुनहरी पीठ को घूर कर देखा और तुरंत मेरी सिलुएट पहचान गई। रायन, क्या ये तुम हो? तुम मुझे बचाने आए हो, है ना? वो एक लाइफलाइन को पकड़ने की तरह मुझ पर झपट पड़ी। बेशर्मी से मेरी पिंडली पर हाथ लपेटकर रोने लगी। उसने कहा कि वो गलत थी, कि नियमों ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने कहा कि वो हमेशा अपने दिल में मुझसे प्यार करती थी और मुझसे उसे ले जाने की भीख मांगने लगी। उसने कहा कि अगर मैं उसे माफ कर दूं तो वो कुछ भी करेगी। मैंने नीचे देखा, उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो कचरा हो। ओरिजिन सीक्वेंस ने मुझे सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि दिव्यता भी दी। इस तरह की नीच आत्मा के लिए जो सर्वाइवल के लिए कुछ भी बेच दे, मैं उसे खुद मारने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। मैंने धीरे धीरे अपना पैर उठाया और उसे एक बदबूदार पत्थर की तरह लात मारकर दूर कर दिया। क्या तुम वो नहीं थी जो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल लॉस को सबसे ज्यादा प्यार करती थी? तो अब वास्टलैंड पर उनका आनंद लो। उसे एक बार और देखना भी मेरी आंखों को गंदा करने जैसा लग रहा था। मैंने उसके चीखने चिल्लाने को अनसुना कर दिया और मैं किले के बाहर जंगल की ओर बढ़ जाता हूँ। मेरे पीछे अनगिनत म्यूटेंट्स उसे चीर फाड़ करने के लिए झुंड में आ रहे थे। उस दिन के बाद से वो लड़की मेरी लाइफ में धूल भी नहीं रही। जैसे ही मैंने स्काईवॉल्ट रूइन से कदम बाहर रखा, पूरी धरती एक हिंसक लहर से कांप उठी और होराइजन पर दसियों किलोमीटर चौड़ी एक प्रेशर वेव दिखाई दी। मेरे दाद अपने 100 टाइगर फॉर्म में एक आर्मी के साथ आ पहुंचे। कम से कम हाई टियर स्टार बीस्ट्स वाले दसियों हजार भयानक प्राणी मेरी 10M डार्क गोल्डन टाइटन बॉडी को देखकर अपनी आत्मा की गहराई से दंडवत कर रहे थे। ये डिवाइन सीक्वेंस के प्रति निचले जीवन का सहज सबमिशन था। दाद का विशाल व्हाइट टाइगर बॉडी मेरे सामने आकर रुक जाता है। उसकी सूर्य जैसी वर्टिकल पुतलियां बुखार जैसी गर्व से भरी हुई थी। उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए ट्रांसमिट किया। उनकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। शाबाश बेटे, मुझे पता था कि तुम आसमान में छेद कर सकते हो। तुमने न केवल एक किंगटियर कोर को ड्रेन किया बल्कि तितान ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा कर लिया। अब सेंट्रल एडन सिटी में छिपे पुराने मॉन्स्टर्स को भी घुटने टेकने होंगे और तुमसे मार खानी होगी। मैंने अपनी वियोलेंट एनर्जी को काबू में किया और वापस ह्यूमन साइज में आ जाता हूँ। और हालांकि मेरा अपीयरेंस नॉर्मल था, लेकिन मैं अपने अंदर विनाशकारी पावर को महसूस कर सकता था। मैंने दाद की ओर देखा और पूछा, ये सेंट्रल एडन सिटी आखिर है क्या? दाद की जंगली मुस्कान फीकी पड़ गई। उनकी आंखें अनप्रेसिडेंटली गंभीर हो गई। उन्होंने कहा कि स्काई वॉल्ट सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड था जिसे टाइकोन्स ने छोड़ दिया था। असली एलिट और वो लोग जो एलियन स्पोर्ट्स की सच्चाई जानते थे, उन्होंने बहुत पहले रूइंस का इस्तेमाल करके स्ट्रेटोस्फीयर में एक तैरता हुआ डिवाइन सिटी बना लिया था। सेंट्रल एडन सिटी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉरबिडन जोन ऑफ गॉड्स। उन्होंने अर्थ के 90% एंशिएंट कोर्स चुरा लिए और हाई डिमेंशनल विल को हथियाने के लिए भयानक एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। और मुझ में परफेक्ट यूनिक टियर ओरिजिन सीक्वेंस का अवेकनिंग बिल्कुल वही अल्टीमेट डिसेक्शन सब्जेक्ट था जिसका हर माथ साइंटिस्ट सपना देखता था। अगर उन्होंने स्काईवॉल्ट के डिस्ट्रक्शन की एनर्जी सिग्नेचर का पता लगा लिया तो ईडन सिटी का जजमेंट एंजल लीजन पूरी फोर्स के साथ डिप्लॉय हो जाएगा। डैड की बातें सुनकर मुझे जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय फाइटिंग स्पिरिट जो अभी शांत हुआ था, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। 10 सालों तक दाद और मैंने वाइसलैंड में कुत्तों की तरह सरवाइव किया था। पाखंडी टाइकोन्स ने हमें डैम्ड माउंटेन फ्रीक्स के रूप में बदनाम किया। अब जब मेरे पास डिवाइन पावर है तो मैं मलबे का राजा बनकर कैसे रह सकता हूँ? मैंने अपना गहरा सुनहरा मुक्का भींचा जो आसानी से एक मैच को कुचलने में सक्षम था और मेरे होठों की एक ठंडी मुस्कान ने आसपास के तापमान को गिरा दिया। चूंकि वे खुद को भगवान कहते हैं और हमें दयनीय कीड़ों की तरह मानते हैं, तो मैं खुद वायुमंडल में चढ़ जाऊंगा और भगवान के सिंहासन को चकनाचूर कर दूंगा। डार्ड ने मेरी आंखों में पागलपन देखा और जंगली हंसी में फूट पड़ा। ये मेरे बेटे जेडेन का खून है। बिल्कुल सही। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम स्वर्ग और पृथ्वी को पलट रहे हैं। दाद का विशाल टाइगर क्लॉ स्काईवॉल्ट के नीचे की गहराई में जा टकराता है और प्लैनेटरी कोर से वो एक मेटल वॉल्ट को बाहर निकालता है। एक वॉरशिप जो वेस्टलैंड स्टैंडर्ड से भी एक चमत्कार थी। डैड ने कहा कि ये वो ट्रेजर था जिसे उन्होंने 10 साल पहले अपनी जान जोखिम में डालकर सल्वेज किया था। इसे पावर देने के लिए पर्याप्त हाई टियर कोर्स के साथ हम एटमॉस्फेयर को तोड़ सकते हैं और सीधे ईडन सिटी के फेस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। मैंने इस भयानक वार बीस्ट को देखा जो डीप डार्क क्लस्टर से रेडिएट हो रहा था और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हर मैक कोर को जो मैंने हार्वेस्ट किया था पावर बे में फेंक दिया। लेकिन इस जायंट को जगाने के लिए ये अभी भी काफी नहीं था जो अनगिनत एरर्स से सो रहा था। डैड ने अपने टाइगर हेड को वेस्टलैंड के सबसे डीप एंड की ओर घुमाया और कहा कि फार नॉर्थ में एक भयानक एबिस रिफ्ट है जहां एक कैलामिटी टियर वॉइड बीस्ट 1000 साल से भी ज्यादा समय से कॉइल है और अगर हम इसके डिस्ट्रक्शन कोर को टेयर आउट कर सकते हैं तो वारशिप रीबॉर्न हो सकती है। लेकिन पूरी स्ट्रेंथ पर भी दाद आसानी से वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसकी फ्रॉस्ट ब्रेथ पलक झपकते ही एक हैवी मैक स्क्वाड्रन को फ्लैश फ्रीज कर सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस डेथ जोन की ओर कोल्डली देखा जो इटर्नल स्टॉर्म्स में श्राउडेड है। मेरे लिए अब ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं था जिसे मेरा मुक्का न तोड़ सके। मैं दाद के प्लाजा वाइड व्हाइट टाइगर बैक पर लीप किया और अपने पीछे दसियों हजार की आर्मी को नॉर्दर्न अबिस की ओर माइटली मार्च करने का कमांड दिया। रास्ते में हर ह्यूमन स्कैवेंजर कॉन्वॉय और स्मॉल मोबाइल फोर्ट्रेस
पूरी तरह से टेरर में वेट हो गया और फ्रैंटिकली पब्लिक चैनल्स पर हेल्प के लिए कॉलिंग करने लगा। डेज लेटर हमारी आर्मी आखिरकार फार नॉर्थ के एब्सोल्यूट जीरो में एंटर कर गई। यहाँ की एयर इतनी कोल्ड थी कि स्टील पलक झपकते ही ग्लास की तरह शाटर हो सकता था। ब्लिजर्ड्स आइस ब्लेड्स को इतनी फास्ट कैरीड करते थे कि वो एक ह्यूमन बॉडी को श्रेड कर सकते थे, और यहाँ तक कि थिक स्किन्ड हाई टियर स्टार बीस्ट भी ऑनस्लॉट के नीचे फॉलिंग हो रहे थे। मैंने खुद को शील्ड करने के लिए पार्शियल ओरिजिन टाइटन बॉडी को एक्टिवेट किया। मेरे डार्क गोल्डन स्केल्स स्टॉर्म में कोल्ड के खिलाफ सेयरिंगली वार्मथ को रेडिएट कर रहे थे। जैसे ही हम अबिस के कोर में मौजूद विशाल आइस कैवर्न तक पहुंचने वाले थे, तभी आगे व्हाइट स्नोफील्ड पर फुटप्रिंट्स की एक क्लियर रो दिखाई देती है। दाद का विशाल शरीर एकदम से रुक जाता है और एक धीमी वार्निंग रॉ निकलती है। दाद कहते हैं कि ये फुटप्रिंट्स किसी म्यूटेंट के नहीं है, ये उल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी से बने हैं। मैं ध्यान से देखता हूँ और पाता हूँ कि उनके एजेस परफेक्टली रेगुलर हैं, जो साफ तौर पर किसी एंटी ग्रेविटी ह्यूमनॉइड आर्मर से बने हैं। क्या सेंट्रल एडन सिटी ने हमसे पहले ही इस कैलामिटी बीस्ट को ढूंढ लिया है? जैसे ही ये अलार्मिंग थॉट मेरे दिमाग में आता है, तभी स्टॉर्म के अंदर से एक पियर्सिंग इनह्यूमन स्क्रीम सुनाई देती है, जिसके बाद एक गोस्टली ब्लू एनर्जी पिलर जो एक पहाड़ जितना मोटा है आसमान में शूट होता है और अबिस के ऊपर बने 10,000 साल पुराने आइस क्लाउड्स में एक विशाल छेद कर देता है। ये बिल्कुल भी ऐसी पावर नहीं थी जो एक ऑर्डिनरी मैक कैनन आउटपुट कर सके। ये लॉर्ड के स्टार ब्रेकर कैनन से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डैड तुरंत अपने विशाल शरीर को एक ह्यूज आइसबर्ग के पीछे छुपा लेते हैं। मैं साइलेंटली एनर्जी बर्स्ट के सोर्स की तरफ क्रीपिंग करता हूँ। जब मैं आइस कैवन के एज पर लेटकर नीचे देखता हूँ, तो डिवाइन सीक्वेंस अवेकन होने के बाद भी मैं शार्प ब्रेथ लेने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। एबिस के बॉटम पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साइज का कैलामिटी बीस्ट कई लाइट चेन से जमीन पर पिन किया हुआ था, जिनसे होली व्हाइट लाइट रेडिएट हो रही थी। उसका शरीर बोन तक टेरिफाइंग वूंड से रिडल था और ब्लू ब्लड नदियों की तरह बह रहा था। और वो जो इस 1000-year-old बीस्ट पर खड़ी थी, जिससे दांत भी डरते थे, वो एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल फिगर थी जिसने सिर्फ एक थिन व्हाइट ट्रेंच कोट पहना हुआ था। वो कोई मैक पायलट नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि लोएस्ट टियर वेस्टलैंड वाला भी नहीं। फिर भी वो मिडेयर में 10 m से ज्यादा ऊपर फ्लोट कर रही थी, जैसे कोई गॉड डिसेंड हुआ हो। हाई डायमेंशनल सायोनिक एनर्जी से बने 6 पेयर्स लाइट विंग्स उसकी बैक से स्प्रेड होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन मिथ के शार विंग्ड एंजल की तरह। वो कोल्डली उस व्हाइट बीस्ट को स्ट्रगल करते हुए देखती है और एक स्लेंडर ब्लडलेस व्हाइट फिंगर एक्सटेंड करती है और एक सिंगल लाइट टच से बीस्ट की अनब्रेकेबल स्कल तोफों की तरह पियर्स हो जाती है। एक डिस्ट्रक्शन आइस ब्लू कोर जिससे टेरिफाइंग ऑरा रेडिएट हो रही थी, उसे फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। मैं उस मिस्टीरियस सिल्वर हेयर्ड वुमन को स्टेयर करता हूँ जिसने कैलामिटी बीस्ट को बेयर हैंडेड मार दिया था। पहली बार मेरे ओरिजिन सीक्वेंस ने एक बहुत ही इंटेंस और डरावनी वार्निंग भेजी, जैसे किसी जानलेवा दुश्मन के सामने आने पर मिलती है। मैं चुपचाप पीछे हटने और दाद से बात करने ही वाला था कि हवा में मौजूद 6 पंखों वाली वो औरत अचानक मुड़ती है। उसकी बर्फीली नीली आंखें जिनमें कोई इमोशन नहीं था, स्टॉर्म और इतनी दूरी के बावजूद मेरी पोजीशन पर टिक जाती है। एक ठंडी मशीन जैसी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है, मिल गया। सब्जेक्ट 001 द अल्टीमेट ओरिजिन परफेक्ट स्पेसिमेन। उस ठंडी आवाज ने कुछ ऐसी मानसिक शक्ति थी जो मुझे भेद रही थी। मुझे अपने दिमाग में एक वायलेंट कंपन महसूस होती है, लेकिन मेरा ओरिजिन सीक्वेंस तुरंत रोशनी से भर जाता है और डार्क गोल्डन एनर्जी पल भर में उस मानसिक हमले को तोड़ देती है। डैड का विशाल व्हाइट टाइगर बॉडी अचानक एक कदम आगे बढ़ता है और उनका वियोलेंट प्रेशर एक स्टॉर्म में बदल जाता है जो आसपास की बर्फ को उड़ा देता है। डैड एक बहरी कर देने वाली चेतावनी भरी दहाड़ मारते हैं। उनकी आंखें हवा में मंडरा रही सिल्वर बालों वाली औरत पर टिकी होती है, लेकिन उस 6 पंखों वाली एंजल ने दांत के प्रेशर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उसके हल्के पंख बस एक बार धीरे से फड़फड़ाते हैं और वो मौके पर ही गायब हो जाती है और एक स्पेशल आफ्टर इमेज बन जाती है। मेरे न्यूरल रिफ्लेक्सेस पहले ही कारण बेस्ड लाइफ की लिमिट तक पहुंच चुके थे, फिर भी मैं हवा में बची हुई फेंट रिपल्स को ही पकड़ पाता हूँ। डेंजर इंस्टिंक्ट मुझे तितन बॉडी स्टेज 2 को तुरंत एक्टिवेट करने पर मजबूर कर देता है और डार्क गोल्डन स्केल्स पलक झपकते ही मेरी स्किन के हर इंच को कवर कर लेते हैं। जैसे ही आर्मर बनना खत्म होता है, उसी पल एक पेल व्हाइट पाल्म बिना किसी वार्निंग के मेरे चेस्ट पर आ धमकती है। कोई अर्थ शेकिंग बूम नहीं, कोई डैजलिंग लाइट्स नहीं, बस अटरली प्योर हाई डिमेंशनल एनर्जी का एक सर्ज फूट पड़ता है। मेरा सपोजेडली इनविंसिबल टाइटन बॉडी एक दबी हुई कराह निकालता है और मैं एक मेटियोर की तरह पीछे की ओर उड़ जाता हूँ और मेरे पीछे मौजूद आयरन हार्ड एंशिएंट आइसबर्ग से टकरा जाता हूँ। मोटी ब्लैक आइस एक बड़े एरिया में टूट जाती है और बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ने लगते हैं। मैं मलबे के बीच खुद को संभालने के लिए रिकॉयल का इस्तेमाल करता हूँ। डैड शौक और गुस्से में हवा में अपने विशाल पंजे को घुमाते हैं। उनकी गोल्डन मेटल एस्पेक्ट एनर्जी अनगिनत
भयानक ब्लेड्स में बदल जाती है और उसके रिट्रीट को सील कर देती है। उस औरत की आइस ब्लू आईज में कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रीम्स फ्लिकर होते हैं और उसके चारों ओर की स्पेस बिजारली ट्विस्ट होने लगती है। डैड का अटैक, जो एक भारी फोर्ट्रेस को कुचलने की ताकत रखता है, सीधे एक तरफ फिसल जाता है और दूर की कई ऊंची आइस पीक्स आफ्टर शॉक से लेवल हो जाती है। क्या ये सेंट्रल एडन सिटी के जजमेंट एंजल्स की पावर थी? स्पेस और एनर्जी पर इतनी महारत समझना मुश्किल है, पर मैं ऐसे घमंडी झूठे भगवान के आगे बिल्कुल नहीं झुकने वाला था। मैंने अपने पैरों को जोर से नीचे पटका, जिससे बर्फ टूट गई और मैं बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। अपनी दाईं बाह में ओरिजिन सीक्वेंस की सारी पावर इकट्ठा करके उसके शील्ड पर जोर से वार किया। जैसे ही मुझे लगा कि वो डिफेंड नहीं कर पाएगी और मैं पीछे हटने को तैयार था, तभी उसके पीछे के 6 लाइट विंग्स अचानक 6 विशाल लाइट चेन्स में बदल गए, जो पलक झपकते ही वॉइड को चीरते हुए मेरे दांत के विशाल अंगों को जकड़ लेते हैं। दांत गुस्से में दहाड़ते हैं, बेताबी से छटपटाते हैं, पर एक इंच भी हिल नहीं पाते। उस वुमन की ठंडी बेरहम निगाहें फिर से मुझ पर टिक जाती है। तुम सिर्फ एक अधूरा लो टियर एनर्जी वेसल हो। हवा में से ही एक बेहद खतरनाक हाई डिमेंशनल लाइट सॉर्ड उसके हाथ में बन जाती है और वो उसे दुनिया को चीर देने वाली ताकत से सीधे मेरे स्कल पर चला देती है। जानलेवा खतरे ने मुझे अपना बॉडी मोड़ने और विटल एरिया से बचने पर मजबूर कर दिया। लाइट सॉर्ड मेरे शोल्डर को छूकर गुजरती है, जिससे चकाचौंध कर देने वाली चिंगारियां निकलती है। टाइटन स्केल्स भी एक गहरे सफेद निशान से कट जाते हैं। मैं स्टैबिंग पेन सहता हूँ और मेरा बायां हाथ लाइट सॉर्ड के एज पर कस जाता है। मैं ओरिजिन सीक्वेंस की डिवावर इंस्टिंक्ट को एक बार फिर ओवरड्राइव में डाल देता हूँ और ब्लेड से हाई डायमेंशनल सियोनिक एनर्जी को जबरदस्ती अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता हूँ। पहली बार उसकी भावशून्य आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई देती है। उसने साफ तौर पर मुझसे जैसे स्पेसिमेन से अपनी पावर को डिवावर करने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी हेजिटेशन के पल में मेरे डार्क गोल्डन क्लॉज सीधे उसके फेस की ओर बढ़ते हैं, पर मेरा असली टारगेट उसके दूसरे हाथ में कैलेमिटी बीस्ट का कोर है। मेरे क्लॉज अचानक हवा में अपना ट्रेजेक्टरी बदल देते हैं, एक अजीब आर्क बनाते हैं और उसके ग्रिप से आइस ब्लू कोर को छीन लेते हैं, जो डिस्ट्रक्शन का ऑरा फैला रहा था। कोर खोने पर वो वुमन तेजी से पीछे हटती है, हवा में खुद को संभालती है और उसकी आंखों में ब्लू डाटा स्ट्रीम्स बेतहाशा स्पीड से फ्लिक करना शुरू कर देते हैं। वो मुझे ठंडी निगाहों से देखती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि ये भागने के लिए काफी है? उसके ये वर्ड्स खत्म करते ही उसके लाइट विंग्स वायलेंटली जलने लगते हैं। पूरे नॉर्दर्न अबिस के ऊपर आसमान में एक विशाल सिटी फैंटम दिखाई देता है, सेंट्रल ईडन सिटी का अल्टीमेट क्रॉस स्पेस एनर्जी प्रोजेक्शन। अनगिनत डिस्ट्रक्टिव बीम्स फैंटम सिटी के अंदर बेतहाशा इकट्ठा हो रही है। डैड अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन से छूट जाते हैं और मुझे कोर लेकर भागने के लिए दहाड़ते हैं। वो खुद को एक विशाल व्हाइट शील्ड में बदल लेते हैं, जो मेरे भागने का रास्ता रोकता है। मैं एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता और अपनी पूरी ताकत से दौड़ता हूँ। आइस कोल्ड कोर मेरे हाथ में है, तभी मेरे पीछे दुनिया को खत्म कर देने वाली एनर्जी सर्ज फूट पड़ती है। अनगिनत ग्लेशियर्स बीम्स के नीचे पल भर में भाप बन जाते हैं। अपनी फिजिकल टफनेस पर भरोसा करते हुए हम ब्लास्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। जब हम उस जगह पर वापस आते हैं जहां प्राचीन वॉरशिप सो रही थी, तो हम दोनों की हालत खराब थी, लेकिन शुक्र है कि हम में से किसी को भी इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हुआ था। डैड के स्नो व्हाइट फर कुछ जगहों पर काले पड़ गए थे और वो दांत पीसते हुए कहते हैं कि उन लुनाटिक्स ने खुद को टर्मिनल्स में बदल लिया था। मैं बिना सोचे समझे कैलामिटी कोर को वारशिप के रिएक्टर में फेंक देता हूँ। पहले से जमा की गई कोर एनर्जी के साथ मिलकर आखिरकार हम स्टार्टअप थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं। वॉरशिप के मेटल की गहराइयों से एक धीमी आवाज उठती है, जैसे कोई प्राचीन जायंट युगों की नींद से जाग रहा हो। मिस्टीरियस गोस्टली ब्लू लाइंस हल पर चमक उठती है और मैसिव एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट वॉरशिप को धीरे धीरे बर्फ से ऊपर उठाता है। डैड विशाल कमांड रूम में खड़े हैं, उनकी आंखें फरवर से जल रही है। टारगेट स्ट्रेटोस्फीयर। आज हम उस डिवाइन सिटी को फ्लैटन कर देंगे। वॉरशिप एक ब्लाइंडिंग स्ट्रीक ऑफ लाइट बन जाती है, प्राचीन आइस क्लाउड्स को तोड़ती हुई अनबिलीवेबल स्पीड से अपर एटमॉस्फेयर की ओर दौड़ती है। वॉरशिप का इंटरनल ग्रेविटी सिमुलेशन फ्लॉलेसली काम करता है। हम स्क्रीन पर देखते हैं जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फीयर कोऑर्डिनेट्स करीब आते हैं, ईडन सिटी का असली रूप आखिरकार क्लाउड्स के ऊपर दिखाई देता है। एक मैग्निफिसेंट कोलोसल सिटी जो पूरी तरह से क्रिस्टल और स्पेशलाइज्ड एलॉय से बनी है और काउंटलेस सैटेलाइट लाइक हेवी डिफेंस फोर्ट्रेसेस से घिरी हुई है। जैसे ही मुझे लगता है कि वॉरशिप डिफेंस लाइन से स्नीक कर सकती है, मेन स्क्रीन 2 बार फ्लिकर होती है और ब्लड रेड हो जाती है। एक विशाल कोल्ड ह्यूमन फेस डिस्प्ले पर एरियली दिखाई देता है और वो फेस बिल्कुल 30 विंग्ड एंजल जैसा है जिसका हमने अभी सामना किया था, और वो एक फ्लैट सिंथेटिक वॉइस में अनाउंस करता है, एक्सटर्मिनेट द इंट्रूडर्स। वॉरशिप पर हर वेपन सिस्टम और शील्ड पल भर में फेल हो जाते हैं। इससे भी बुरी बात, रिएक्टर का टेम्परेचर एबनॉर्मली बढ़ने लगता है। किसी ने फोर्सिबली हाईएस्ट कंट्रोल को रिमोटली हाईजैक कर लिया था। डैड बेताबी से कंसोल पर मारते हैं ताकि एक्सटर्नल कनेक्शन को काट सके, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और अपना स्केल्ड राइट हैंड मेन कंसोल पर मारता हूँ। डार्क गोल्डन ओरिजिन एनर्जी मेरे हाथ से होकर शिप के सिस्टम में बहती है। मैं उसकी एआई कोड को ओवरराइड करने के लिए हाईएस्ट डिमेंशनल लाइफ मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता हूँ और 2 बिल्कुल अलग फोर्सेस वारशिप के न्यूरल नेटवर्क के अंदर बुरी तरह से भिड़ जाते हैं। वारशिप स्ट्रेटोस्फीयर में बुरी तरह
हिलती है जैसे कि वो किसी भी पल हवा में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। मैं अपने दांत पीसता हूँ, ओरिजिन सीक्वेंस की प्रोसेसिंग पावर को लिमिट तक धकेलता हूँ। फाइनली इंटरनल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के एक ब्लाइंडिंग बर्स्ट के बाद वह ईरी फेस एक शार्प पियर्सिंग इलेक्ट्रॉनिक वेल निकालती है। स्क्रीन एक सेफ स्टेट की गोस्टली ब्लू ग्लो पर वापस आ जाती है। मैं सक्सेसफुली कंट्रोल वापस ले लेता हूँ, लेकिन वॉरशिप की पोजीशन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। एडन सिटी के आउटर डिफेंस फोर्ट्रेसेस तुरंत फुल कॉम्बैट मोड में एंटर हो जाते हैं। डेंस एंटी एयर एनर्जी मैट्रिसेस हमारे एयर स्पेस पर लॉक हो जाती हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स डिस्ट्रक्टिव बीम्स बिना ब्लाइंड स्पॉट्स के एक डेथ नेट में वीव हो जाती है। डैड तुरंत एक्ट करते हैं, वॉरशिप के मैनुअल कंट्रोल्स खुद ले लेते हैं। मैसिव एंशिएंट वॉरशिप डैड के हाथों में एक स्लिपरी ईल की तरह मूव करती है, डेंस बीम गैप्स के थ्रू फिजिक्स डिफाइंड डॉजेस करती है, जबकि मैं प्रिसीजन काउंटर अटैक्स के लिए मेन कैनन को ऑपरेट करने पर पूरी तरह से फोकस करता हूँ। गोस्टली ब्लू हाई एनर्जी शेल्स आउटर डिफेंस नोड्स पर डेड ऑन स्ट्राइक करती है और पूरे स्काई में गॉर्जियस लीथल एनर्जी बर्स्ट्स एक के बाद एक ब्लूम होते हैं। यह अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की कॉन्टेस्ट नहीं है, यह रॉ एनर्जी का प्योर क्रशिंग है। बराज से प्रेसिंग करते हुए हम उस इम्प्रेग्नेबल डिफेंस नेट को तेयर करते हुए सीधे निकल जाते हैं। वॉरशिप थिक ब्लैक स्मोक को ट्रेल करते हुए ईडन सिटी की आउटर शील्ड को स्मैश करती है और डिवाइन सिटी के एज पर एक मैसिव क्रिस्टल स्काईपोर्ट प्लाजा पर क्रैश हो जाती है। टेरिफाइंग इंपैक्ट से काउंटलेस एक्सक्विजिट फ्लोटिंग बिल्डिंग्स तुरंत क्रश हो जाती हैं। वॉरशिप का मैंगल्ड हैच कोलैप्स हो जाता है और मैं भारी कदमों से बाहर निकलता हूँ। मेरा टावरिंग टाइटन बॉडी सनलाइट में हार्ट स्टॉपिंग प्रेशर रेडिएट करता है। डैड इंस्टेंटली अपने 100M व्हाइट टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक स्काई शेकिंग रॉर निकालते हैं जो अनाउंस करता है कि वाइस्टलैंड के रेबल्स ऑफिशियली गॉड्स के इस फॉरबिडन जोन में आ चुके हैं। सिल्वर व्हाइट डिवाइन सिटी गार्ड्स से वो प्लाजा पूरी तरह से भर जाता है, जो एडवांस्ड हाईटेक कॉम्बैट आर्मर पहने हुए थे और हाई फ्रीक्वेंसी सायोनिक वेपन्स चला रहे थे, लेकिन मेरी पावर के आगे वो कुछ भी नहीं थे। मेरा एक पंच सैकड़ों गार्ड्स को शॉकवेव के साथ दूर फेंक देता है। डैड एक फोर्स की तरह मूव करते हैं और उनका हर वार एलीट आर्मर की लाइनों को स्क्रैप में बदल देता है। हम मेन डिस्ट्रिक्ट के क्रिस्टल बॉलीवार्ड से सिटी सेंटर की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में जो कुछ भी दिखता है वो मुझे अंदर तक हिला देता है। इस बसलिंग सिटी में नेचुरल लाइफ का कोई ट्रेस नहीं था। हर पौधा और लैंडस्केप मैकेनिज्म्स और सॉलिडिफाइड एनर्जी से बना था और भागते हुए सिविलियंस के चेहरे भी एकदम ब्लैंक थे, जैसे वो दाजे में हो। मैंने नोटिस किया कि हर एक के स्कल के पीछे एक एनर्जी कॉन्ड्यूट लगा हुआ था जो उन्हें क्लाउड से कनेक्ट कर रहा था। ये कोई होली सेंचुरी नहीं है, ये झूठ का एक बहुत बड़ा फार्म है। तभी मुझे लगता है कि हम इनर सिटी में सीधे एक पुश में चार्ज कर सकते हैं। क्रिस्टल एवेन्यू के किनारे की ग्रांड बिल्डिंग्स अचानक मॉन्स्टरस चीज में बदल जाती है। सैकड़ों बियोमेक हाउंड्स बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखें नहीं हैं, बस एक मसीव आईबॉल है जो लाल रंग में ग्लो कर रही है। वो आंख एक सिकनिंग डार्क रेड कोरोसिव लाइट से पल्स करती है। डैड एक वार से लीड हाउंड को स्मैश कर देते हैं, लेकिन उसके शैटर्ड बॉडी से थिक ग्रीन पॉइजन गैस निकलती है। डैड गलती से उसे सांस में ले लेते हैं और उनकी बॉडी अचानक से लाइट अप हो जाती है। तभी उनका चेहरा बदल जाता है। ये गस हाई डायमेंशनल एनर्जी को डिसॉल्व करती है। इसे टच मत करना। मैं तुरंत एक ओरिजिन सीक्वेंस एनर्जी बैरियर रेज करता हूँ ताकि टॉक्सिक गैस को ब्लॉक कर सकूं। लेकिन ये हाउंड्स हमसे हेड ऑन फाइट नहीं करते हैं। वो मैनियक्स की तरह हम पर रश करते हैं और शील्ड से टकराकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ग्रीन गैस हर सेकंड के साथ थिक होती जाती है और पूरी स्ट्रीट को सील कर देती है। मैं अपनी बैरियर को एरोड होते हुए महसूस कर सकता हूँ। वो हिस कर रही है जैसे कि वो बर्न रही हो। अगर ये जारी रहा तो ये ट्विस्टेड गैस हमें जिंदा निगल जाएगी। मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। मैं तितन बॉडी स्टेज 3 एक्टिवेट करता हूँ। मेरी स्किन पर डार्क गोल्ड स्केल्स डिस्ट्रक्टिव ब्लैक फायर से इग्नाइट हो जाती है। ये ओरिजिन सीक्वेंस की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है जिसे अभी वील्ड किया जा सकता है, अनाइलेशन की फ्लेम्स। मैं दोनों फिस्ट को जमीन पर स्लाम करता हूँ। रेजिंग ब्लैक फायर का एक रिंग बाहर की तरफ एक्सप्लोड होता है। जहां भी फ्लेम्स फैलती है ग्रीन गैस तुरंत इंसिनरेट हो जाती है। कोई भी हाउंड जो चार्ज करने और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है वो आश में बदल जाता है। गैस के हटते ही मुझे इनर सिटी का वो विशाल एनर्जी गेट दिखाई देता है। मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ता हूँ, उसे अपनी ताकत से तोड़ने के लिए। जैसे ही मेरा गहरा सुनहरा मुक्का उस गेट पर पड़ने वाला होता है, उसकी सरफेस पानी की तरह हिलने लगती है। एक अजीब सी झिलमिलाती लहर उठती है। तभी एक आदमी जो सोने से सजी हुई सफेद रंग की शानदार रोबे पहने हुए है और जिसने अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से को एक खूबसूरत सुनहरे मास्क से ढका हुआ है, उसमें से बाहर निकलता है। उसके होंठ एक ऐसी मुस्कान में बदलते हैं जो मेरी स्किन को झंझोड़ देती है। वो मेरी तरफ देखता है, धीरे से तालियां बजाता है और कहता है, सच में एकदम सही सब्जेक्ट 001। उसकी आवाज अजीब तरह से मैग्नेटिक है, लेकिन वो मेरे अंदर खतरे की घंटी बजा देती है। ये सब नाटक बंद करो। मैं गुस्से से कहता हूँ, आज एडन सिटी का अंत है। वो मास्क्ड आदमी अपना सिर हिलाता है, उसकी टोन नफरत से भरी हुई है। तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई का कोई आइडिया नहीं है। वो कैजुअली अपनी उंगलियां चटकाता है। उसके पीछे का एनर्जी गेट खुल जाता है। जो मैं देखता हूँ उसे देखकर मैं और दांत दोनों अटैक करते हुए रुक जाते हैं। ये एक विशाल अथाह पारदर्शी क्लोनिंग बट मैट्रिक्स है जो अनगिनत ह्यूमन क्लोन से भरा हुआ है और वो सभी स्टासिस में तैर रहे हैं और
उनमें से हर एक का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। उनकी आंखें बंद है, उनके पेल बॉडीज में से एक्सट्रैक्शन ट्यूब्स घुसी हुई है। वो मास्क्ड आदमी अपनी बाहों को ऐसे फैलाता है जैसे वो कोई मास्टरपीस दिखा रहा हो और पागलों की तरह हंसता है। अपने जन्म स्थान में वापस स्वागत है, मेरे सबसे गर्वित अल्टीमेट वेसल। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं दाद का असली बेटा नहीं हूँ? मैं जवाब पाने के लिए एकदम से दाद की तरफ देखता हूँ। डैड का विशाल सफेद बाग जैसा बॉडी अजीब तरह से कांप रहा है। उनकी सुनहरी आंखों में वो दर्द दिखाई देता है जिसे उन्होंने सालों से दबा रखा है। रायन, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं जैदन सच में तुम्हारा पिता हूँ। वो मास्क्ड आदमी जोर से हंसता है और बिना किसी दया के उसे बीच में ही रोक देता है। इसने हमारी लब से एक जेनेटिक एम्ब्रियो चुरा लिया और डैडी बनने का नाटक करने लगा। तुम एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं हो जो एक एंशिएंट गॉड के जेन्स के टुकड़ों से बना है। तुम्हारा एकमात्र मकसद एक सुप्रीम हाई डायमेंशनल विल का डिसेंट प्राप्त करना है। उसकी बातें वो सब कुछ तोड़ देती है जो मैं जानता था। मेरा दिमाग दहाड़ता है। 10 साल तक उस क्रूर वाइसलैंड पर संघर्ष करना, 10 साल तक पिता और पुत्र का एक दूसरे पर निर्भर रहना, क्या ये सब सिर्फ एक केयरफुली स्टेज्ड एक्सपेरिमेंट और झूठ का पुलिंदा था? मेरे अंदर की ओरिजिन एनर्जी इमोशनल शॉक से बेकाबू होने लगती है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊं, दाद ग्रीफ और गुस्से से एक दहाड़ मारते हैं जिससे पूरे डिवाइन सिटी का दोम हिल जाता है। उनका विशाल बॉडी तेज सफेद सोल फ्लेम में फट जाता है। मैं गुस्से में उस घमंडी नकाबपोश आदमी पर कूद पड़ता हूँ। किसी को भी उस 10 साल को नकारने का हक नहीं है जो हमने एक साथ उस बंजर जमीन पर बिताए। मर जाओ तुम बीमार नकली भगवानों जो जिंदगी को मिट्टी की तरह समझते हो। दाद अपनी सारी लाइफ पोटेंशियल को इस एक स्ट्राइक में झोंक देते हैं और पावर इतनी भयानक होती है कि पूछो मत। प्योर मेटल टाइगर ऑरा एक विशाल ठोस टाइगर फैंटम बन जाता है जो एक युद्ध पोत को निगलने के लिए काफी बड़ा जबड़ा खोलता है, जिसका एम नकाबपोश आदमी और गेट दोनों को कुचलना होता है। नकाबपोश आदमी हंसता है, डॉज करने की जहमत भी नहीं उठाता। उसके पीछे क्लोनिंग बथ मैट्रिक्स के अंदर हजारों डरावनी लाल बत्तियां जल उठती है। मेरे सैकड़ों हजारों क्लोन्स एक ही पल में अपनी आंखें खोलते हैं और वो सब डार्क गोल्ड पंचेस फेंकते हैं जो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। सैकड़ों फेक टाइटन स्ट्राइक्स मिलकर एक भयानक बीम बनाते हैं जो दाद के टाइगर फैंटम को प्लाजा के ऊपर हवा में ही मारता है। लाइट इतनी तेज होती है कि सिटी का सर्वेलेंस सिस्टम बंद हो जाता है। वायलेंट एनर्जी ब्लास्ट दाद और मुझे विपरीत दिशाओं में फेंक देता है। दाद क्रिस्टल जमीन पर बुरी तरह से गिरते हैं। उनकी सांस उखड़ी हुई और कमजोर होती है। उनके शरीर पर गर्व से खड़े सफेद फर की चमक खो जाती है। मैं भागकर उनके पास जाता हूँ और प्योर ओरिजिन एनर्जी डालकर उनके घावों को ठीक करता हूँ। दाद मुझे एक कड़वी मुस्कान देते हैं। रायन, उस कमीने की बातों पर ध्यान मत देना। ब्लड लाइन का कोई मतलब नहीं है। तुम ही जैदन के इकलौते बेटे हो। डैड को देखकर कमजोर लेकिन अटल मेरे दिल में हर डाउट गायब हो जाता है और उसकी जगह पहले से 100 गुना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे किसने बनाया। मुझे परवाह नहीं है कि मैं किस तरह का हाई डायमेंशनल वेसल बनने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसने उस क्रूर बंजर जमीन पर 10 साल तक मेरी परवरिश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ और उस नकाबपोश आदमी को देखता हूँ जो अभी भी हमारे ऊपर खड़ा है। मेरे शरीर पर अनाइलेशन की काली लपटें गुस्से से सफेद हो जाती है। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द कहता हूँ, तुम्हारी जो भी बीमार डिसेंट प्लान है, आज मैं इस जगह से एक भी इंटैक्ट क्रिस्टल छोड़े बिना जा रहा हूँ। ये देखकर नकाबपोश आदमी की आंखों में आखिरकार बेचैनी की एक झलक दिखाई देती है। वह ठंडे लहजे में ऑर्डर देता है, चूंकि डिफेक्टिव यूनिट कंट्रोल से बाहर हो गया है, इसलिए अब इसे फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दो। उसके कमांड पर सैकड़ों क्लोन्स ज़ॉम्बीज की तरह उमड़ पड़ते हैं। उनका अपना कोई दिमाग नहीं है, लेकिन उनकी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स भयानक है। हर एक में मेरे स्टेज 1 टाइटन फॉर्म जितनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ है। मैं आसमान चीरती हुई दहाड़ मारता हूँ और एक काले सुनहरे युद्ध के देवता में बदल जाता हूँ और सीधे क्लोन की काली लहर में घुस जाता हूँ। कोई फैंसी एनर्जी टेक्निक्स नहीं, सिर्फ शरीर का शुद्ध टकराव होता है। मेरा एक मुक्का एक क्लोन के रक्षा कवच को चकनाचूर कर देता है, जिसे देखकर वो दूर तक उड़ जाता है और मैं दूसरे क्लोन को हाथ से पकड़कर उसे एक क्लब की तरह भीड़ में घुमाता हूँ। उनका चेहरा मेरे जैसा है, जिस पर मुझे कोई दया नहीं आती, क्योंकि वो तो बस ठंडे युद्ध के मोहरे हैं जिनकी आत्माएं मिटा दी गई है। लेकिन मुझे जल्दी ही एहसास होता है कि इन क्लोन के पास एक नेटवर्क के जरिए टैक्टिकल विजन है। उनके हमले पूरी तरह से तालमेल बिठाकर किए जा रहे हैं और मुझे धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। लगातार हमलों से मेरे तितन स्केल्स पर बारीक दरारें फैलने लगती है। भारी ऊर्जा की कमी से सफेद गर्म लपटें कम हो जाती है। नकाबपोश आदमी सब कुछ अपने ऊंचे सिंहासन से देख रहा है और आत्मसंतुष्टि से मुस्कुरा रहा है। तभी मैं अपने ओरिजिन कोर को डेटोनेटिंग करने और उन सभी को अपने साथ नीचे ले जाने के बारे में सोचने लगता हूँ। तभी एदन सिटी के ऊपर का कृत्रिम आसमान फट जाता है। एक विशाल ब्लैक स्टारशिप जो हमारे अपने वॉरशिप से 10 गुना बड़ी है, जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। इसके नीचे से एक चकाचौंध करने वाली गहरी
बैंगनी किरण निकलती है जो देवताओं की तलवार की तरह सीधे मुझ पर और मेरे आसपास के क्लोन पर निशाना साधती है। जिस क्षण क्लोन उस बैंगनी रोशनी को छूते हैं वो बिना किसी संघर्ष के प्रकाश के कणों में घुल जाते हैं। वो पूरी तरह से फिजिकल एग्जिस्टेंस से मिट जाते हैं। मुझे एक कोमल लेकिन अजय शक्ति महसूस होती है जो मुझे हवा में उठा रही है। एक प्रभावशाली तीखी महिला आवाज पूरे शहर में गूंजती है। वो कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्स में किसकी हिम्मत हुई है कि वो स्टार सी रेजिस्टेंस के उस बच्चे को छुए जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। आसमान को रोकने वाले ब्लैक स्टारशिप को देखकर नकाबपोश आदमी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो डर से चिल्लाता है, द स्टार सी रेजिस्टेंस, तुम लोग यहाँ कैसे आ सकते हो? स्टारशिप पर कोई जवाब नहीं देता। वहाँ केवल मेन कैनन के चार्ज होने की भयानक आवाज आ रही है। एक शुद्ध सफेद रोशनी का खंभा सीधे एडन सिटी के सेंट्रल कमांड में घुस जाता है। ये डायमेंशनल स्ट्राइक स्काई वॉल्ट के मैच्योर स्टार ब्रेकर कैनन्स से कहीं ज्यादा भयानक है। शहर के केंद्र में एक विशाल एनर्जी रिंग फटता है जिससे अनगिनत स्काई फोर्ट्रेसेस पलट जाते हैं। नकाबपोश आदमी चीख भी नहीं पाता इससे पहले कि सफेद रोशनी उसे पूरी तरह से निगल जाए। मैं मौका देखकर पिताजी को, जो अब वापस ह्यूमन फॉर्म में है और बुरी तरह से घायल हैं, अपने कंधे पर उठा लेता हूँ और बैंगनी किरण पर सवार होकर ब्लैक स्टारशिप में चला जाता हूँ। इस शिप के अंदर की टेक्नोलॉजी मेरी समझ से बहुत परे है। तभी एक लड़की जिसने ब्लैक कॉम्बैट सूट पहना है और जिसके बाल शार्प रेड हैं मेरी तरफ आती है। वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड रिलीफ से देखती है। मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं स्कारलेट हूँ, रेजिस्टेंस के 7th फ्लीट की सुप्रीम कमांडर। हम तुम्हें परफेक्ट ओरिजिन वेसल को पूरे 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। वो मुझे एक मेटल कॉरिडोर से होते हुए एक न्यूली बिल्ड हाइपर डायमेंशनल मेडिकल रिकवरी बे में ले जाती है और मेरे अनकॉन्शियस दांत को हरे लाइफ एसेंस से भरे रिकवरी पॉड में डाल देती है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है और उसका टोन एकदम सीरियस हो जाता है, जैसे वो मुझे सच्चाई बता रही हो। एडन सिटी के ये सेल्फ प्रोक्लेम गॉड्स सिर्फ पपेट्स है। असली मास्टरमाइंड्स हाई डिमेंशनल क्रिस्टल पैरासाइट्स हैं जो मून के डार्क साइड पर छिपे हैं। वो ईडन सिटी का इस्तेमाल अर्थ की सियोनिक एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं और पूरी प्लैनेट को हायर डायमेंशंस में खींचने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अवेकेंड परफेक्ट ओरिजिन सीक्वेंस ही वो की है जो उन्हें खत्म कर सकती है। स्कारलेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे लगता है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी चीज में इन्वॉल्व हो गया हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर मैं डरता नहीं हूँ। मैं अपने डार्क गोल्ड फिस्ट भींचता हूँ, उसकी आंखों में देखता हूँ और कहता हूँ, असली एनिमी कहीं भी हो मैं उन्हें क्रश कर दूंगा। स्कारलेट अप्रूवल में सिर हिलाती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें रियल सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी तुम्हारा ओरिजिन सीक्वेंस सिर्फ इंस्टिंक्ट पर काम करता है। तुमने इसकी पोटेंशियल का 10% से भी कम अनलॉक किया है। आगे मैं तुम्हें रेजिस्टेंस के सीक्रेट बेस पर हेल लेवल ट्रेनिंग के लिए ले जाऊंगी। वो ब्लैक स्टारशिप धीरे धीरे एडन सिटी के जलते हुए रुइंस के ऊपर अपना विशाल बॉ घुमाती है। उसके इंजन्स ब्लू वॉर ड्राइव लाइट से फ्लेयर होते हैं और एक पल में हम एटमॉस्फेयर से एक स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह शूट करते हुए डीप स्पेस की वास्ट अननोन डेप्थ्स की तरफ बढ़ जाते हैं। वार्प ड्राइव लो हम करती है। व्यूपोर्ट के बाहर स्टारलाइट ब्रिलियंट रिबन्स में स्ट्रेच हो जाती है। मैं मेन कंट्रोल रूम में जायंट होलोग्राफिक स्टार मैप के सामने चुपचाप खड़ा हूँ। स्कारलेट मेरे बगल में आती है और मुझे ग्रीन न्यूट्रिएंट सीरम का कप देती है। ये प्योर स्टेलर एनर्जी से एक्सट्रैक्टेड रिकवरी ड्रिंक है। मैं उसे लेता हूँ और एक ही घूंट में पी जाता हूँ और अपने अंदर पावर महसूस करता हूँ। फास्टर देन लाइट स्पीड पर पता नहीं कितने समय तक ट्रैवल करने के बाद शिप आखिरकार एक केओटिक एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वार्प से बाहर निकलती है। यहाँ के एस्टेरॉइड्स एरी डार्क पर्पल मेटालिक शाइन के साथ चमकते हैं। स्कारलेट सबसे बड़े टूटे हुए एस्टेरॉयड की तरफ इशारा करती है। हम यहाँ हैं। शिप का बाव एक कॉम्प्लेक्स अनलॉकिंग बीम फायर करता है जो एस्टेरॉयड सरफेस को स्कैन करती है। बेजान पत्थर धीरे धीरे दोनों तरफ से खुल जाता है जिस पर एक मसीव अंडरग्राउंड स्टील स्टारपोर्ट दिखाई देता है। अजीब वॉरशिप डॉक्स के अंदर बाहर जा रही है। ये रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर्स है जो सैकड़ों सालों से छिपा हुआ है। मैं स्कारलेट को फॉलो करते हुए शिप से उतरता हूँ और हार्ड अलॉय डेक पर कदम रखता हूँ। हमारे चारों ओर रेजिस्टेंस के सोल्जर्स मुझे विस्मय से घूर रहे हैं और फुसफुसा रहे हैं कि मैं परफेक्ट ओरिजिन वेसल हूँ। मैं उन नजरों को इग्नोर करता हूँ और सीधा मेडिकल बे की ओर बढ़ता हूँ। डैड अभी भी रिकवरी पॉड में सो रहे हैं और मुझे ये सुनिश्चित करना है कि वो सेफ है। स्कारलेट जैसे मेरा मन पढ़ लेती है और मुझे रिलैक्स करने के लिए कहती है। डैड के वाइटल साइंस पूरी तरह से स्टेबल है। जैसे ही मैं राहत की सांस लेता हूँ और ट्रेनिंग के बारे में पूछने वाला होता हूँ, पूरे स्टारपोर्ट में हाईएस्ट लेवल का रेड अलार्म बजने लगता है। मैं सोचता ही हूँ कि ये हिडन हेडक्वार्टर्स बिल्कुल सेफ है कि तभी एक यंग सोल्जर जो मुझे एस्कॉर्ट कर रहा था अचानक चीख उठता है। मेरी आंखों के सामने उसकी स्किन तेजी से क्रिस्टलाइज होने लगती है। शार्प डार्क ब्लू क्रिस्टल्स उसकी वेन से बाहर निकलने लगते हैं। आसपास के सोल्जर्स डर से पीछे हट जाते हैं और अपनी एनर्जी राइफल्स उठा लेते हैं। स्कारलेट का चेहरा डार्क हो जाता है। वो चिल्लाती है, ये हाई डायमेंशनल क्रिस्टल पैरासाइट्स से हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है। वो अपनी बेल्ट से पल्स सबर निकालती है ताकि सोल्जर को मर्सीफुल मौत दे सके। मैं उसका रिस्ट पकड़ लेता हूँ। रुको, शायद मैं इसे बचा सकता हूँ। बिना किसी हेजिटेशन के मैं टिटान बॉडी स्टेज 1 एक्टिवेट कर देता हूँ। डार्क
डार्क गोल्ड स्केल्स मेरे राइट पाम पर फैल जाते हैं। मैं सोल्जर के क्रिस्टलाइज हो रहे शोल्डर को पकड़ता हूँ और ओरिजिन सीक्वेंस की डिवावर इंस्टिंक्ट को पुश करता हूँ। एक ओवरवेलमिंग पल्स उसकी हर लिम्ब में सर्ज करता है। बढ़ते हुए डार्क ब्लू क्रिस्टल्स फैलना बंद हो जाते हैं। हाई डायमेंशनल पैरासिटिक एनर्जी ओरिजिन की पावर से उससे बाहर निकल जाती है, मेरी आर्म में फ्लो करती है और मेरे चेस्ट में ओरिजिन कोर में सक हो जाती है। सोल्जर दर्द से फर्श पर गिर जाता है और हाफने लगता है उसने अपना आधा आर्म खो दिया है, लेकिन वो जिंदा है। मुझे फेटल क्रिस्टल इन्फेक्शन को ऐसे डिसमिस करते हुए देखकर जैसे ये कुछ भी ना हो, स्कारलेट की आंखें फैनेटिक होपफुल लाइट से चमक उठती है। तुम सच में डार्क साइड ऑफ द मून के खिलाफ फाइनल ट्रम्प कार्ड हो। वो रेजोनेंस का मतलब है कि एनिमी ने तुम्हारी प्रेजेंस को सेंस कर लिया है। वो हमारे कोऑर्डिनेट्स को लॉक करने के लिए हाई डायमेंशनल ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। स्कारलेट मुझे अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स के लेयर के बाद लेयर से गुजरती हुई बेस के सबसे गहरे हिस्से में बने एक मैसिव ग्रेविटी आइसोलेशन चेंबर के दरवाजे तक ले जाती है। उस दरवाजे से आने वाली डरावनी एनर्जी पल से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्कारलेट गंभीर होकर कहती है, ये रेजिस्टेंस का अल्टीमेट ट्रायल है एबिस फॉर्ज। ये मून की डार्क साइड पर होने वाले सबसे एक्सट्रीम हाई डायमेंशनल क्रिस्टल प्रेशर को सिमुलेट करता है। रेजिस्टेंस के एलीट भी इसके अंदर 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते। मैं उस भारी अलॉय डोर को देखता हूँ और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। अगर मुझे गॉड्स के थ्रोन को तोड़ना है तो इस तरह का ट्रायल बिल्कुल सही है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। विजिबल ग्रेविटी की एक वेव मेरी तरफ आती है। बिना किसी हेजिटेशन के मैं सीधा अंदर चला जाता हूँ। अलॉय डोर मेरे पीछे जोर से बंद हो जाता है और मैं अंदर लॉक हो जाता हूँ। मेरे चारों तरफ की दुनिया तुरंत ही एक डार्क ब्लू क्रिस्टल वाइस्ट लैंड में बदल जाती है। हवा हाई डायमेंशनल रेडिएशन से भरी हुई है जो लगभग सॉलिड महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों टन स्टील मेरे कंधों पर दबा रहा हो। हर सांस ऐसे चुभती है जैसे टूटा हुआ कांच निगल रहा हो। मैं तुरंत तितान बॉडी स्टेज 2 एक्टिवेट करता हूँ। डार्क गोल्ड स्केल्स मेरे पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं और डार्क ब्लू स्पेस में चमकते हैं। फॉर्ज का सिस्टम एआई एक कोल्ड काउंटडाउन अनाउंस करता है। क्रिस्टल एनर्जी टाइड की पहली वेव 10 सेकंड्स में आएगी। मैं अपने पैरों को थोड़ा मोड़ता हूँ और एक परफेक्ट डिफेंसिव स्टैंस में आ जाता हूँ। बूम! मेरे चारों तरफ की क्रिस्टल ग्राउंड फट जाती है। हाई डायमेंशनल एनर्जी के अनगिनत ब्लू ब्लेड्स एक तूफान की तरह मुझ पर छा जाते हैं। मैं अपने डार्क गोल्ड फिस्ट को ब्लेड्स के तूफान में मारता हूँ और हर एक को तोड़ देता हूँ। हर कोलिजन से ब्लाइंडिंग स्पार्क्स और एनर्जी बर्स्ट निकलते हैं। इस एक्सट्रीम प्रेशर में ओरिजिन सीक्वेंस अपने आप इवॉल्व होने लगती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे सेल्स इस हाई प्रेशर एनर्जी को ग्रीडीली अब्सॉर्ब कर रहे हैं। लाइफ और डेथ के एज पर इस तरह की ग्राइंडिंग से मेरा खून उबलने लगता है। जैसे ही मुझे लगता है कि मैं फॉर्ज के एक्सट्रीम प्रेशर के लिए पूरी तरह से अडाप्ट हो गया हूँ, सिमुलेशन के डार्क ब्लू क्रिस्टल्स अचानक मेल्ट हो जाते हैं। वॉइड से एक मैसिव ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लॉ सीधी निकलती है। अब ये सिमुलेशन नहीं है, ये एक हाई डायमेंशनल एंटिटी का रियल क्रॉस डायमेंशनल प्रोजेक्शन है। मून की डार्क साइड पैरासाइट्स की सिकनिंग ऑरा मुझ पर छा जाती है। क्लॉ इस तरह के प्रेशर के साथ नीचे आती है कि वो स्टार्स को भी क्रश कर सकती है। मेरे टाइटन स्केल्स उस प्रेशर में दबने लगते हैं जिस पर मेरे अंदर लड़ने की इच्छा और भी भड़क उठती है। मैं अपना सिर पीछे की ओर फेंकता हूँ और स्टेज 3 में दहाड़ता हूँ। मेरी डार्क गोल्ड बॉडी तुरंत अनाइलेशन की व्हाइट हॉट फ्लेम से जल उठती है। मैं अपने पैरों से वर्चुअल क्रिस्टल ग्राउंड को तोड़ देता हूँ और एक व्हाइट मीटियोर की तरह उस डरावने पंजे की ओर सीधा ऊपर की ओर रॉकेट की तरह बढ़ता हूँ। अनाइलेशन की फ्लेम्स और हाई डायमेंशनल क्रिस्टल मिडेयर में टकराते हैं। कोई बहरी कर देने वाली गड़गड़ाहट नहीं होती, बस एक ब्लैक होल होता है जो लाइट को भी निगल जाता है। मैं अपनी ओरिजिन एनर्जी का हर एक आउंस अपनी राइट फिस्ट में डाल देता हूँ। टूट जा! मैं दांत भींचकर एक एंशिएंट वॉर गॉड की तरह दहाड़ता हूँ। तभी एक क्रिस्टल क्लियर स्नप के साथ वो ऑरेगन क्रिस्टल क्लॉ मेरे एक पंच से चकनाचूर हो जाता है। उस वायलेंट बैकलैश से न सिर्फ क्रॉस डायमेंशनल प्रोजेक्शन लिंक डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एबिस फॉर्ज का पूरा ग्रेविटी आइसोलेशन चेंबर भी टूट जाता है। अंडरग्राउंड बेस की थिक अलॉय वॉल में अब एक बड़ा सा छेद हो गया है। मैं धीरे धीरे धुएं और चीखती हुई अलार्म्स के बीच से बाहर निकलता हूँ। व्हाइट फ्लेम्स फेड हो रही है और मेरी बॉडी डार्क गोल्ड स्केल्स में वापस आ रही है। स्कारलेट और रेजिस्टेंस कमांडर्स का एक ग्रुप मलबे से मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे वो किसी ऐसे क्रिएचर को देख रहे हो जिसने हर रूल तोड़ दिया है। स्कारलेट मुश्किल से निकलती है, उसकी आवाज कांप रही है। तुमने सच में अनब्रेकेबल एबिस फॉर्ज को अंदर से खोल दिया। मैं कैजुअली अपने कंधे से मेटल शार्ड्स झाड़ता हूँ। टॉयज इस लेवल पर अब मेरी सीक्वेंस को पुश नहीं कर सकते। मैं कामली कहता हूँ, चूंकि क्रिस्टल पैरासाइट्स मरने के लिए इतने ईगर हैं, तो चलो सीधे मून के डार्क साइड पर चलते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। स्कारलेट गहरी सांस लेती है, उसकी नजर फियर्स रिजॉल्व के साथ सख्त हो जाती है। हाँ, पूरी 7th फ्लीट लॉर्ड ओरिजिन के पीछे मौत तक जाएगी। 3 दिन बाद एक स्पेशली मॉडिफाइड स्ट्राइक
शिप हेडक्वार्टर से निकलती है। इसमें रेजिस्टेंस की सबसे एडवांस्ड एनर्जी शील्डिंग स्टेल्थ टेक लगी है। हमारा टारगेट है मून के डार्क साइड पर बने हाइव में सीधा जाना। रिकवरी सीरम की वजह से डैड पूरी तरह से पीक स्ट्रेंथ तक रिकवर हो चुके हैं। वो मेरे बगल में खड़े स्टार माप पर अर्थ के सबसे करीबी मून को घूर रहे हैं। रायन इस बार दाद लीड करेंगे। फादर और सन मिलकर उस नेस्ट को तोड़ देंगे। शिप साइलेंटली डार्क स्पेस में तेजी से बढ़ती है। जैसे जैसे हम मून के करीब पहुंचते हैं, मुझ पर एक भारी सुफोकेटिंग फीलिंग छा जाती है। स्पेस से देखने पर मून का बैक साइड बिल्कुल भी बंजर क्रेटर्स वाली सरफेस नहीं है। ये सब एक बहुत ही मोटे पर्पल ब्लैक क्रिस्टल शेल में लिपटा हुआ है। अनगिनत टेंटेकल जैसे क्रिस्टल पाइप्स चांद के अंदर तक जाते हैं और पागलपन से उसकी स्टार कोर एनर्जी को चूस रहे हैं। स्कारलेट तेजी से कंट्रोल्स पर काम करती है। शिप साइलेंस स्टेल्थ मोड में एंटर हो जाती है। हम क्रिस्टल शेल के चारों ओर बने हाई डायमेंशनल एनर्जी डिफेंस नेट को पार करने वाले हैं। सब लोग मेंटल पोल्यूशन से बचने के लिए अपने पर्सनल एनर्जी शील्ड्स एक्टिवेट कर लो। मैं व्यूपोर्ट से बाहर उन घिनौने पर्पल ब्लैक क्रिस्टल्स को देखता हूँ। ओरिजिन सीक्वेंस की डिवॉर इंस्टिंक्ट फिर से जाग जाती है। भूख से गुर्राती है। शिप एक इनविजिबल स्टील नीडल की तरह डिफेंस नेट में एक गैप में से निकल जाती है। जैसे ही हम चांद की सरफेस पर लैंड करने वाले होते हैं, ब्रिज पर हर राडार स्क्रीन स्टैटिक से भर जाता है। तभी मुझे लगता है कि हमारी स्टेल्थ ने हर स्कान को फूल कर दिया है। एक क्रैश शिप के ऊपर ऐसे पड़ता है जैसे हल को फाड़ रहा हो। 500 मीटर से भी लंबा क्रिस्टल बोन ड्रैगन आर्मर पर आकर गिरता है। उसके राइजर क्रिस्टल क्लॉज पल भर में स्टेल्थ कोटिंग को श्रेड कर देते हैं। उसकी मासिव डार्क पर्पल आई सॉकेट्स के अंदर एक ठंडी हाई डायमेंशनल सोल फ्लेम जल रही है। स्कारलेट हाफती है। ये बुरा है। ये हाइव का अल्टीमेट गार्डियन है, एबिस ड्रैगन। वो अनगिनत क्रिस्टल क्लस्टर से बने एक मैसिव जॉ को खोलता है और डिस्ट्रक्शन ब्रेथ छोड़ता है। पर्पल ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ शिप के मोटे आउटर एनर्जी आर्मर को पिघला देती है। शिप के अंदर अलार्म्स बजने लगते हैं। कैबिन का ग्रेविटी सिस्टम तुरंत फेल हो जाता है। मैं स्कारलेट को पकड़कर उसे एक सेफ जोन में फेंक देता हूँ। डैड एक दहाड़ मारते हैं और कैबिन के अंदर ही 100 मीटर के प्योर व्हाइट जायंट टाइगर में बदल जाते हैं। हल के फटने से आ रही तेज हवा के खिलाफ लड़ते हुए वो उस टेरिफाइंग एबिस ड्रैगन का सामना करने के लिए बाहर कूद जाते हैं। मैं बिना किसी हेजिटेशन के टाइटन बॉडी एक्टिवेट करता हूँ और उनके ठीक पीछे स्पेस में चार्ज करता हूँ। एयरलेस वैक्यूम में हम सिर्फ मेंटल लिंक से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डैड का व्हाइट टाइगर बॉडी उस 500 मीटर के ड्रैगन के सामने छोटा दिखता है, लेकिन मौत से बिना डरे वो अपने मेटल टाइगर क्लॉज घुमाते हैं और ड्रैगन के फ्रेम पर जोर से मारते हैं। एक ब्लाइंडिंग लाइट की फ्लैश के साथ एबिस ड्रैगन की एक रिब मौके पर ही क्रैक हो जाती है, लेकिन एबिस ड्रैगन को दर्द महसूस नहीं होता। वो अपनी टाइल से दांत पर वार करता है। उस मैसिव फोर्स से वो एक क्रिस्टल क्रेटर में उड़ जाते हैं। मेरी आंखें ठंडी चमकती है। मेरी पीठ से काले सोने के स्केल्स फूटते हैं और ओरिजिन एनर्जी से बने 2 ओरिजिन ड्रैगन विंग्स बन जाते हैं, जो मैंने एबिस फोर्ज के अंदर अनलॉक किया है। विंग्स तेजी से फड़फड़ाते हैं। मैं स्पेस में एक नीली लकीर खींचता हूँ और पलक झपकते ही दूरी तय कर लेता हूँ और एबिस ड्रैगन की चौड़ी पीठ पर उतर जाता हूँ। मेरे हाथों के चारों ओर व्हाइट हॉट फ्लेम्स भड़क उठती है। मैं उसे नीचे रहने के लिए कहता हूँ। मैं दोनों हाथों से हथौड़े की तरह वार करता हूँ। हर पंच में पहाड़ों को चपटा करने की ताकत होती है। एबिस ड्रैगन की क्रिस्टल स्पाइन मेरी लगातार ब्लोज से इंच इंच टूटने लगती है। वो मुझे गिराने की कोशिश में अपनी विशाल बॉडी को एगनी में मरोड़ता है, लेकिन मैं जोंक की तरह उससे चिपका रहता हूँ। मेरी लेग्स उसकी क्रिस्टल बोन्स पर लॉक हो जाती है। मेरे हैंड्स उसकी गर्दन के पीछे कोर सोल क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं। डिवॉर इंस्टिंक्ट पूरी पावर के साथ एक्टिवेट हो जाता है और मैं एबिस ड्रैगन की हाई डायमेंशनल एनर्जी को उससे बाहर निकालना शुरू कर देता हूँ। ड्रैगन बिना आवाज के सोल एगनी में दहाड़ता है और स्पेस में बेतहाशा छटपटाता है। उससे निकलने वाली हाई डायमेंशनल रेडिएशन एक नॉर्मल इंसान को पल भर में पागल कर सकती है, लेकिन मेरी चेस्ट में ओरिजिन कोर एक ब्लैक होल की तरह है जो कभी नहीं भरता। वो उस डेडली रेडिएशन को मेरी एवोल्यूशन के लिए फ्यूल में कन्वर्ट करता रहता है। कुछ ही सेकंड्स में एबिस ड्रैगन का स्ट्रगल कमजोर होता दिखाई देता है। उसकी आंखों में ठंडी सोल फ्लेम हवा में कंडल की तरह टिमटिमाती है। मैं दहाड़ता हूँ और मेरी दोनों आर्म्स फोर्स के साथ फट पड़ती है। एक तेज क्रैक के साथ मैं अब खाली हो चुके एबिस कोर को बाहर निकाल देता हूँ। एबिस ड्रैगन पल भर में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और पर्पल कॉस्मिक डस्ट के अनगिनत स्पेक्स में बिखर जाता है। मैं स्पेस में तैरता हूँ और अपने हाथ में एनर्जी से भरपूर क्रिस्टल को क्रश कर देता हूँ और उसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। ओरिजिन सीक्वेंस की एवोल्यूशन फिर से सर्च होती है। मुझे लगता है कि मैं परफेक्शन से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। डैड टूटे हुए क्राटर से बाहर निकलते हैं और अपनी फर्श से पर्पल क्रिस्टल डस्ट छाड़ते हैं। वो मेंटल लिंक के जरिए हंसते हैं और कहते हैं, नाइसली डन। सच में जैदन का बेटा, जिस पर वो प्राउड है, क्राइसिस खत्म। स्कारलेट बड़ी मुश्किल से हेविली डैमेज हुए शिप को क्रिस्टल ग्राउंड पर लैंड करा पाती है। हम तीनों मून की डार्क साइड की सफोकेटिंग पर्पल ब्लैक सॉइल पर खड़े हैं। हमारे सामने टेंस ऑफ थाउजेंड्स मीटर्स ऊंची एक विशाल क्रिस्टल पीक सीधे स्पेस में जा रही है। स्कारलेट उसकी ओर इशारा करती है और कहती है, ये क्रिस्टल पैरासाइट्स का मेन हाइव है। अंदर क्रिस्टल हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दो और हम अर्थ पर उनके कंट्रोल को पूरी तरह से काट देंगे। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और अभी अभी अब्सॉर्ब की हुई वाइल्ड न्यू एनर्जी को सेटल करता हूँ।
चलो चलकर मिलते हैं उन तथाकथित हाई डायमेंशनल गॉड से जो इंसानों को सिर्फ वेसल समझते हैं। हम क्रिस्टल माउंटेन की दरारों से होते हुए हाइव के अंडरग्राउंड कोर में उतरते हैं। मेरे चारों तरफ की दीवारें क्रिस्टल के अंदर बंद क्रीचर से भरी पड़ी है। सिर्फ अर्थ के म्यूटेंट बीस्ट ही नहीं बल्कि अनगिनत अननोन एलियन स्पीशीज भी है, और वो सब हाइव के हाई डायमेंशनल लावे के लिए इंक्यूबेटर से ज्यादा कुछ नहीं है। दांत की आंखें गुस्से से जल रही है। वो इस जगह को एक झटके में फ्लैटन करने के लिए तैयार दिखते हैं। तभी पासेज खुलता है और एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड प्लाजा नजर आता है, जिसके सेंटर में एक पर्पल क्रिस्टल का बना हुआ दिल धड़क रहा है जो एक छोटे प्लैनेट जितना बड़ा है और हर पल्स के साथ आसपास की जगह हिल जाती है। उस दिल के नीचे 12 मिस्टीरियस फिगर्स पर्पल रोब्स में खड़े हैं जो इस रीजन के क्रिस्टल पैरासाइट्स के 12 हाई प्रीस्ट है। लेड हाई प्रीस्ट धीरे से अपना सिर घुमाता है। उसके हुड के नीचे एक शिफ्टिंग नेबुला घूम रहा है। वो एक ओवरलैपिंग सिंथेटिक वॉइस में बोलता है जो हर दिशा से आती हुई लगती है। मूर्ख लोअर डायमेंशनल बीइंग्स, यहाँ आने और खुद को सैक्रिफाइस करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी शार्प और मर्सिलेस होकर जवाब देता हूँ, तुम पैरासाइट्स जो सिर्फ अंधेरे में छिपने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हारे क्रिस्टल हार्ट को अपने ओरिजिन सीक्वेंस के लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करूंगा, और मैं फर्स्ट स्ट्राइक करता हूँ। मेरे डार्क गोल्ड ड्रैगन विंग्स जोर से फड़फड़ाते हैं और मैं एक मेटियर की तरह सीधा लीड हाई प्रीस्ट की तरफ शूट करता हूँ। 12 प्रीस्ट्स एक साथ अपने क्रिस्टल स्टेव्स उठाते हैं और एक यूनिफाइड बैरियर बनाते हैं। मेरी फिस्ट बैरियर से टकराती है और सिर्फ एक फेंट रिपल भेजती है। ये बैरियर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये फिजिकल फोर्स को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। हाई प्रीस्ट कंटेम्प्ट से हंसता है। एब्सोल्यूट लॉ के सामने फोर्स एक जोक है। उनके स्टाव्स की टिप्स ब्लाइंडिंग पर्पल लाइट से फ्लेयर होती है और हम तीनों को लॉक कर लेती है। 12 डेवास्टेटिंग हाई डायमेंशनल डिसइंटीग्रेशन रेज एक साथ मिलकर मौत का नेट बनाती है और सीधे हम पर गिरती है। ये रेज मैटर को एटॉमिक लेवल पर तोड़ सकती है, बेसिक पार्टिकल्स तक। दैट का फेस बदल जाता है। वो मुझे शील्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें खींचकर अपने पीछे कर लेता हूँ। मेरी आंखें प्योर गोल्ड हो जाती हैं। मेरे अंदर का ओरिजिन कोर पूरी पावर से रन होता है। अगर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते तो मैं तुम पर हाई डायमेंशनल स्पेस लॉ यूज करूंगा। मैं अपने हाथों को एक साथ क्लब करता हूँ और अपने ठीक सामने एक स्पेस रिफ्ट रिप ओपन कर देता हूँ, और वो 12 डिसइंटीग्रेशन रेज केओटिक अल्टरनेट डायमेंशन में वैनिश हो जाती है। हाई प्रीस्ट की हंसी अचानक से रुक जाती है। हुड के नीचे नेबुला डिसबिलीफ में लहरें मारने लगता है। ये कैसे हो सकता है कि तुम स्पेस फोल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि हाईएस्ट डिमेंशन का लॉ है? मैं उन्हें बात करने का टाइम नहीं देता। मैं स्पेस में शिफ्ट होता हूँ और उनके पीछे आ जाता हूँ। मेरे पंजे अनाइलेशन की फ्लेम से ढके हुए हैं जो सीधे 2 प्रीस्ट की एनर्जी बॉडीज को चीर देते हैं। वो चीख भी नहीं पाते इससे पहले कि पर्पल एनर्जी ऊस के पडल्स में पिघल जाए। यूनिफाइड बैरियर तुरंत कोलैप्स हो जाता है। डैड उस मोमेंट को सेज करते हैं, व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म होते हैं और झपट पड़ते हैं। उनके मेटल टाइगर क्लॉज बाकी बचे प्रीस्ट को मीट ग्राइंडर की तरह चीर देते हैं। स्कारलेट भी अपनी पल्स सबर निकालती है और पीछे से प्रिसीजन कवर फायर और क्लीन अप प्रोवाइड करती है। सिर्फ 2 मिनट्स में सारे 2 हाई प्रीस्ट वाइप आउट हो जाते हैं। मैं अपने पंजों से बची हुई एनर्जी को झाड़ता हूँ और मैसिव क्रिस्टल हार्ट की तरफ बढ़ने लगता हूँ। इसे डिस्ट्रॉय करने से ये पैरासिटिक वॉर खत्म हो जाएगी जो काउंटलेस लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। मैं अपना राइट फिस्ट उठाता हूँ, ओरिजिन पावर की हर ड्रॉप उसमें गैदर करता हूँ, किलिंग ब्लो देने के लिए रेडी। जैसे ही मुझे लगता है कि ये क्रिस्टल हार्ट टुकड़े टुकड़े होने वाला है, एक ह्यूमन वुमन की शार्प डेस्परेट स्क्रीम अंदर से एको होती है। पर्पल क्रिस्टल सरफेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके अंदर सील की हुई फिगर रिवील होती है। लिंडा, वो वुमन जिसे म्यूटेंट बीस्ट हाइड ने वास्टलैंड फोर्ट्रेस पर आधा महीना पहले स्वॉलो कर लिया था। उसकी बॉडी पर्पल इन्फ्यूजन ट्यूब से स्टडेड है। वो मुझे खाली आंखों से देखती है। रायन सेव मी, मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज डोंट किल मी, मैं मरना नहीं चाहती। उसकी वीक वॉइस हाई डायमेंशनल मेंटल लिंक के थ्रू सीधे मेरे माइंड में आती है। स्कारलेट गास्प्स, हाइव तुम्हारे फॉर्मर पार्टनर को हार्ट की फाइनल शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुमने इस हार्ट को स्मैश किया तो उस वुमन की सोल इंस्टेंटली रिप अपार्ट हो जाएगी। डैड फ्राउन करते हैं। ये बास्टर्ड्स डर्टी है, इस तरह माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मैं क्रिस्टल हार्ट के अंदर उस वुमन को देखता हूँ जिसके लिए मैंने कभी सब कुछ दिया था। मैं उस फेस को देखता हूँ जो कभी बहुत प्राउड हुआ करता था, अब टेरर से ट्विस्टेड है, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं स्टर होता, एक रिपल तक नहीं। मुझे ऑलमोस्ट फनी लगता है। मैं स्कारलेट और दाद की तरफ टर्न होता हूँ। मेरी वॉइस उतनी ही काम है जैसे वेदर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक ट्रेटर की लाइफ और डेथ उस इंसान के लिए मैटर करती है जो गॉड बनने वाला है? मैं बिना हेजिटेशन के अपना फिस्ट उठाता हूँ, बिना स्लो हुए, और सीधे क्रिस्टल हार्ट पर स्लाम कर देता हूँ। लिंडा की डेस्परेट स्क्रीम मेरे पंच की विंड के नीचे रिंग आउट होती है, शार्प और अटली मीनिंगलेस। उसकी आंखों में जहर और अनिच्छा देखकर मेरे होठों पर एक ठंडी नकली हंसी आ जाती है। मैंने उससे कहा था मेरी लाइफ में वो धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है, एक तूफानी दहाड़ के साथ जो चांद के केंद्र को हिला देती है। मेरी ओरिजिन फिस्ट पूरी तरह से विनाश की सफेद गरम लपटों में लिपटी हुई क्रिस्टल हार्ट को चीरते हुए निकल जाती है। लिंडा का शरीर और आत्मा एक पल में हिंसक एनर्जी में गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे उसकी दयनीय लाइफ पूरी तरह से मिटा दी गई हो। विशाल
बैंगनी क्रिस्टल हार्ट एक इरिवर्सिबल चेन कोलैप्स शुरू कर देता है। जंगली हाई डायमेंशनल एनर्जी टूट जाती है और पूरे अंडरग्राउंड स्पेस में बहने वाले तूफान में बदल जाती है। स्कारलेट अर्जेंटली चिल्लाती है, हाइव ब्लो होने वाला है, ये एनर्जी चांद को आधा कर सकती है, हमें अभी इवाक्यूएट करना होगा वरना हम सब इसके साथ मर जाएंगे। मैं उग्र एनर्जी स्टॉर्म का सामना करने के लिए मुड़ता हूँ। मेरी आंखों में एक जंगली रिजॉल्व चमकती है, तुम दोनों पहले जाओ। मैं हाइव की सोर्स एनर्जी को पूरी तरह से डिवावर करने और परफेक्ट डिवाइन रेल में ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। डैड एकदम से मना कर देते हैं, बहुत डेंजरस है, ये पावर तुझे चीर देगी। मैं स्पेस लॉ के साथ एक स्टेबल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को फोर्स ओपन करता हूँ जो सीधे वापस शिप की ओर जाता है बिना उन्हें कोई चॉइस दिए। मैं दाद और स्कारलेट को धक्का देकर अंदर भेज देता हूँ और उनके पीछे उसे बंद कर देता हूँ। चिंता मत करो दाद, मैंने कहा था कि मैं इस यूनिवर्स के हर लॉ को तोड़ूंगा। जैसे ही कॉरिडोर बंद होता है मैं मुड़ता हूँ और सितारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी टाइड का सामना करता हूँ। मैं टिटन बॉडी रिलीज करता हूँ और अपनी प्यूरेस्ट ह्यूमन फॉर्म में स्टॉर्म के सेंटर में फ्लोट करता हूँ। मेरी चेस्ट में ओरिजिन कोर काले सुनहरे प्रकाश के साथ इरप्ट होता है जो पहले कभी दिखाए गए किसी भी प्रकाश से ज्यादा ब्राइट है। आओ मुझे देखने दो कि ये तथाकथित अल्टीमेट हाई डायमेंशनल पावर मुझे कितना पुश कर सकती है। वायलेंट पर्पल एनर्जी मेरे शरीर की हर सेल में एक सुनामी की तरह भर जाती है जो एक दाम को तोड़ देती है। दर्द पहले के किसी भी अवेकनिंग से हजारों गुना ज्यादा बुरा है। मेरी बोन्स बार बार शाटर और रिफॉर्म होती है, मेरी मसल्स बार बार टेयर और हील होती है। मेरी कॉन्शियसनेस एगनी के नीचे ब्लर होने लगती है जैसे एक एंडलेस एबिस में गिर रही हो, लेकिन मैं उस आखिरी स्पार्क को पकड़े रहता हूँ। ओरिजिन सीक्वेंस इस चीप पेन के आगे कभी नहीं झुकेगा। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बीतता है, शायद एक पल, शायद सदियां, लेकिन मैं उस वर्ल्ड एंडिंग एनर्जी स्टॉर्म को आखिरी ड्रॉप तक अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। चांद के डार्क साइड पर पर्पल ब्लैक क्रिस्टल शेल अपनी पावर सोर्स खो देता है और मैसिव शीट्स में पीलिंग अवे होने लगता है। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ एक अंतहीन खाली जगह में। मेरी पुतलियां गहरी ब्रह्मांडीय तारों से भर जाती है। मेरे शरीर पर अब कोई भड़कीले कवच या दहाड़ती हुई आग नहीं है, सिर्फ शुद्ध रेखाएं हैं जो एक नरम गहरे सुनहरे दिव्य प्रकाश के साथ बह रही है। यह ओरिजिन सीक्वेंस 100% जागृत है। परम क्षेत्र कॉस्मिक डिवाइन बॉडी। मैं एक हाथ उठाता हूँ और उसे लापरवाही से हिलाता हूँ जिसके बाद मेरे आसपास की टूटी हुई जगह अपने आप ठीक हो जाती है। मैं नीचे टूटे हुए चांद को देखता हूँ जो छेदों से भरा है लेकिन आखिरकार अपने पैरासाइट से मुक्त हो चुका है। फिर मैं अपनी आंखें विशाल तारे के मैदान पर उठाता हूँ जो दूर गहरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मुझे पता है कि यह अंत नहीं है, ये तो मेरे मुक्कों से सितारों को जीतने की यात्रा की असली शुरुआत है। मैं गैलेक्सी टीयरिंग एनर्जी को वापस अपने अंदर खींच लेता हूँ, एक बार झिलमिलाता हूँ और सैकड़ों हजारों किलोमीटर के वैक्यूम को पार करके रेजिस्टेंस के जर्जर जहाज के अंदर आ जाता हूँ। स्कारलेट और डैड घबराहट से होलोग्राफिक स्कैनर्स देख रहे हैं। तभी मैं अचानक से कहीं से प्रकट होता हूँ जिसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। मेरे अंदर से एनर्जी का कोई निशान नहीं निकल रहा है। मैं एक साधारण हानि रहित इंसान की तरह दिखता हूँ, लेकिन दाद जो एपेक्स मेटल टाइगर है सहज रूप से जानते हैं कि मैं अब अपने डार्क गोल्ड टाइटन रूप से भी 10,000 गुना ज्यादा भयानक हूँ। स्कारलेट आगे बढ़ती है, उसका उत्साह साफ दिख रहा है और मेरे नए रूप को ध्यान से देखती है और कहती है, तुम वास्तव में बच गए और जीवन की सीमा को पार कर गए। मैं थोड़ा नोट करता हूँ और उन्हें बताने ही वाला होता हूँ कि मैं परफेक्ट डिवाइन रेल में पहुंच गया हूँ कि तभी सबसे ऊंचे लेवल का डूम्सडे अलार्म पुल पर फिर से चीखने लगता है। होलोग्राफिक स्टार मैप पृथ्वी के रक्षा कोऑर्डिनेट्स को खून की तरह लाल रंग में दिखाता है। स्कारलेट की उंगलियां कंसोल पर तेजी से चलती है और वो कहती है, अब क्या पृथ्वी पर अभी भी छिपे हुए क्रिस्टल पैरासाइट नोड्स हैं? जो इमेज वो दिखाती है उसे देखकर हर रेजिस्टेंस सोल्जर अपनी सांस रोक लेता है। हाइव के डिस्ट्रक्शन से हुआ विशाल हाई डायमेंशनल कोलैप्स ने पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में एक इंटरस्टेलर वर्महोल खोल दिया है। चांद से 1/3 बड़ा एक मेटल फोर्ट्रेस धीरे धीरे उस बैंगनी चमकते वर्महोल से बाहर निकल रहा है। स्कारलेट की आवाज कांपती है और वो कहती है, यह हाई डायमेंशनल सिविलाइजेशन का स्टार डिस्ट्रॉयर जजमेंट फोर्ट्रेस है। उन्होंने हाइव का आखिरी इमरजेंसी सिग्नल उठाया है और वो पृथ्वी के पूरे सोलर सिस्टम को स्टार मैप से मिटा देंगे। मैं स्क्रीन पर आकाश को रोकने वाले मेटल फोर्ट्रेस को देखता हूँ। मेरी आंखों में कोई डर नहीं है, सिर्फ पहले से भी ज्यादा भयंकर युद्ध की भूख जल रही है। मैंने अभी अभी परफेक्ट डिवाइन रेल्म हिट किया है। ये कबाड़ का डिब्बा एक बढ़िया वारम साबित होता है। मैं स्कारलेट से कहता हूँ कि शिप को तुरंत जुपिटर की ऑर्बिट के पास एक सेफ जोन में ले जाए। डैड दहाड़ते हैं, हाल्फ बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और मेरे साथ आने की जिद करते हैं। मैं उनके चौड़े कंधे पर थपकी देता हूँ और मुस्कुराता हूँ, इस बार बॉदर मत करो। डैड, अपने बेटे को डिमेंशनल स्ट्राइक क्या होता है वो दिखाने दो। मेरे वर्ड्स फेड
होने से पहले ही मैं वॉइड में मेल्ट हो जाता हूँ और शिप के कैबिन से वैनिश हो जाता हूँ। जब मैं अर्थ की ऑर्बिट के ऊपर रीअपियर होता हूँ तो फोर्ट्रेस पूरी तरह से आ चुका होता है। इसकी मैसिव शैडो अर्थ की लगभग सारी सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। इसके अंडर साइड पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेड डिस्ट्रक्शन बीम पोर्ट्स लाइट अप हो जाते हैं। तभी जब मुझे लगता है कि वे अर्थ पर इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग शुरू करने वाले हैं, फोर्ट्रेस के अंदर से एक मेंटल वेव पूरे सोलर सिस्टम में एको करती है। परफेक्ट ऑरिजिन वेसल सौंप दो, वरना ये ब्लू प्लैनेट गया। मैं स्नीयर करता हूँ। मैं स्पेस में ऐसे वॉक करता हूँ जैसे गार्डन में स्ट्रोल कर रहा हूँ। मेरे हर स्टेप के साथ गोल्डन रिपल्स की एक रिंग मेरे पैरों के नीचे स्पेस में फैल जाती है। मैं यही हूँ। अगर गट्स है तो बाहर आओ और मुझे खुद ले जाओ। मेरी वॉइस लाउड नहीं है, लेकिन ये फोर्ट्रेस के हर कॉर्नर तक क्लियरली पहुंचती है। फोर्ट्रेस की मेन कैनन इंस्टेंटली मुझ पर लॉक हो जाती है। 1 किलोमीटर वाइड से भी बड़ा डार्क मैटर एनाइलेशन बीम एक्सप्लोड होता है। ये जहां से भी पास होता है, स्पेस भी नथिंगनेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अर्थ जैसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखने वाले बीम का सामना करते हुए मैं डॉज नहीं करता, मैं शील्ड रेज नहीं करता। मैं सिंपली अपना राइट हैंड उठाता हूँ, अपनी फिंगर एक्सटेंड करता हूँ और बीम को लाइटली टैप करता हूँ। स्पेस की कोल्ड साइलेंस में एक मिरेकल प्ले होता है। जिस इंस्टेंट वर्ल्ड एंडिंग बीम मेरी फिंगर टिप को टच करता है, ऐसा लगता है जैसे यह साइज की अनब्रेकेबल वॉल से स्लैम हो गया हो। सारी एनर्जी इंस्टेंटली एक सिंगल ब्लैक ग्लास मार्बल में कंप्रेस हो जाती है, जिसे मैं 2 फिंगर्स के बीच टॉय की तरह रोल करता हूँ। फोर्ट्रेस के अंदर हाई रैंकिंग कमांडर्स क्लियरली वर्ड से परे स्टंड है। वे कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते कि कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म स्टार ब्रेकर कैनन शॉट को बेयर हैंडेड कैसे कैच कर सकता है। मैं उन्हें थिंक करने का टाइम नहीं देता। मैं ब्लैक मार्बल को वापस उनकी तरफ फ्लिक करता हूँ। ये लाइट से भी फास्टर ब्लैक बोल्ट में टर्न हो जाता है और थंडरस रोर के साथ फोर्ट्रेस से स्लैम हो जाता है। वर्ड से परे एक एक्सप्लोजन वॉइड को लाइट अप कर देता है। फोर्ट्रेस का आउटर मोस्ट एब्सोल्यूट फोर्स फील्ड शील्ड, जिसे सुपरनोवा को विथस्टैंड करने के लिए कहा जाता है, उस एक स्ट्राइक के नीचे फ्रजाइल एक्शेल की तरह शैटर हो जाता है। मैं अपने आर्म्स स्प्रेड करता हूँ। मेरे अंदर का ओरिजिन कोर उल्टी दिशा में घूमता है। अब तुम्हारी बारी है, पर जीवियों जो हम पर हमेशा से नीचे देखते आए हो, आज तुम खुद को बर्बाद होते हुए देखोगे। तभी मेरे पीछे एक विशाल काले और सुनहरे रंग का ब्लैक होल धीरे धीरे बनता है, जिसकी विनाशकारी शक्ति सीधा उस किले पर पड़ती है। उस किले के बाहरी कवच की धातु अनियंत्रित रूप से ब्लैक होल में खिंचने लगती है। अनगिनत हाई डायमेंशनल जीव घबराकर एस्केप पॉड में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉस्मिक गॉड लेवल की शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चलती। जैसे ही मुझे लगता है कि इस किले ने हार मान ली है, तभी एक जानी पहचानी ऑरा किले के अंदर से निकलती है। एक सोर्स पल्स जो मेरे अंदर के ओरिजिन सीक्वेंस की तरह ही है। एक आकृति जो सफेद रोशनी में लिपटी हुई है, किले के बाहरी कवच को तोड़कर बाहर निकलती है, जिसके हाथ में शुद्ध ओरिजिन एनर्जी से बना भाला है। वो भाला मेरी तरफ इतनी तेजी से आता है कि मुझे भी खतरनाक लगता है। मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। मैं उस घातक हमले से बचने के लिए थोड़ा हट जाता हूँ और उल्टे हाथ से उसका भाला पकड़ लेता हूँ। तभी वो सफेद रोशनी फीकी पड़ने लगती है और एक चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। वो बिल्कुल मेरे पिता जाइडेन जैसा दिखता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो डैड नहीं हो सकते, क्योंकि डैड तो अभी भी जुपिटर की कक्षा में है। तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरे डैड का चेहरा और ओरिजिन ऑरा क्यों है? वो आदमी मुझे बिना किसी भावना के देखता है। उसकी आंखों में इंसानियत का कोई निशान नहीं है। मैं सब्जेक्ट 0 प्राइम ओरिजिन प्रोटोटाइप और तुम्हारा जेनेटिक टेम्पलेट हूँ। तुम एक विद्रोही जिसे मास्टर ब्रेन आज ठीक कर देगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उन क्रिस्टल परजीवियों ने सिर्फ पृथ्वी की साइयोनिक एनर्जी ही नहीं चुराई थी, बल्कि उनके हाथ डैड के जेनेटिक सीक्वेंस पर भी थे। मुझे नहीं परवाह कि तुम किस तरह के प्राइम प्रोटोटाइप हो। वो चेहरा पहनकर मेरे सामने आए हो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर ब्रेन को ब्रह्मांडीय धूल में मिला दूंगा। मैं भाला छोड़ देता हूँ और अपना दाहिना मुक्का एक काले और सुनहरे उल्कापिंड की तरह सीधे उसकी छाती पर मारता हूँ, लेकिन वो भी उसी समय अपना मुक्का वापस मारता है। ओरिजिन पावर की 2 धाराएं अंतरिक्ष में आपस में टकराती है। ऐसा लगता है जैसे 2 भगवान आपस में लड़ रहे हो। हमारे आसपास की जगह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसके पास मेरी तरह फ्लॉलेस कॉस्मिक डिवाइन बॉडी नहीं है, लेकिन उसकी ओरिजिन एनर्जी लगातार बहती रहती है, जैसे कि वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हो। मुझे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो अपनी ताकत से नहीं लड़ रहा है, वो किले के स्टार कोर रिएक्टर से पावर खींच रहा है। अगर तुम एट्रिशन की जंग चाहते हो तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, बेजान कठपुतली। मैं अब खुद को नहीं रोकता। मेरे पीछे का गहरा सुनहरा ब्लैक होल तुरंत 10 गुना बढ़ जाता है। मैं अब सिर्फ किले के कवच को नहीं निगल रहा हूँ, बल्कि उससे निकलने वाली एनर्जी को भी निगल रहा हूँ। कोर ओवरलोड से दर्द की एक झलक आखिरकार उसके चेहरे पर आती है। जिस पल वो जमता है, मैं करीब आता हूँ, दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ता हूँ और उसे सीधे किले में दे मारता हूँ। इम्पैक्ट से मोटी बाहरी परत में एक बड़ा छेद हो जाता है। मैं ठीक पीछे जाता हूँ, गहरे सुनहरे रंग की रोशनी की एक लकीर में बदल जाता हूँ और किले के अंदरूनी गलियारों में घुस जाता हूँ। मैं इस फेमस स्टार डिस्ट्रॉयर वेपन को अंदर से तोड़ने जा रहा हूँ। किले के अंदर की जगह एक विशाल मैकेनिकल मेज है। अंतहीन नीली चमक वाली हाई डायमेंशनल कॉम्बैट ड्रोन्स एक ज्वार की तरह मुझ पर स्वार्म करती है, लेकिन एब्सोल्यूट डिवाइन
डिवाइन पावर के सामने नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। मेरा हर पंच ड्रोन्स की एक वेव को कुछ भी नहीं में वापराइज कर देता है। मैं फैमिलियर सोर्स ऑरा का पीछा करते हुए किले के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाता हूं, जब तक कि मैं एक विशाल और भव्य मेटल हॉल तक नहीं पहुंच जाता। डैड के चेहरे वाला प्राइम प्रोटोटाइप सेंटर में खड़ा है। उसके पीछे 9 रंग की रोशनी से चमकता हुआ एक अजीब पॉलीहेड्रॉन तैर रहा है, जो ऐसे पुल्सिंग कर रहा है जैसे वो जिंदा हो, कॉस्मिक लॉ की पावर रेडिएटिंग कर रहा है। प्रोटोटाइप अपने मुंह के कोने से गोल्ड ब्लड पोंछता है और पॉलीहेड्रॉन की ओर इशारा करता है। वो कहता है, यह हमारी हाई डायमेंशनल सिविलाइजेशन का सुप्रीम कोर है, ऑमनिशेंट कॉस्मिक क्यूब। जब तक क्यूब रहेगा, मैं हर बार अपनी पावर डबलिंग के साथ इन्फिनिटली रिबॉर्न हो सकता हूँ। उसके बोलते ही उसका डैमेज्ड बॉडी परफेक्ट कंडीशन में वापस आ जाता है और उसके चारों ओर ओरिजिन ऑरा सर्क हो जाती है, जो आउटराइट डबलिंग हो जाती है। मैं तथाकथित ऑमनिशेंट कॉस्मिक क्यूब पर आंखें गड़ा देता हूँ। इस यूनिवर्स में ऑमनिशेंट इनविंसिबल बीइंग जैसी कोई चीज नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ ये मेरी मुट्ठियां ही हैं जो हर रूल को स्मैश कर देंगी। मैं जोर से पुश करता हूँ। हॉल का मेटल फ्लोर मेरे नीचे काविन हो जाता है। एक रेजिंग सुपरनोवा की तरह मैं सीधे प्राइम प्रोटोटाइप में क्रैश हो जाता हूँ। वो रॉर करता है और मुझे ब्लॉक करने के लिए अपना ओरिजिन स्पीयर स्विंग करता है, लेकिन मेरी पूरी तरह से अवेकेंड अल्टीमेट ओरिजिन पावर के सामने ये दूर दूर तक भी नहीं है। एक पंच से उसका ओरिजिन स्पीयर आधा टूट जाता है। एक किक से उसकी चेस्ट काविन हो जाती है। जैसे ही मुझे लगता है कि वो क्यूब का इस्तेमाल फिर से रिवाइव करने के लिए करने वाला है, तभी मुझे पीछे से एक डेडली चिल लगती है। एम्प्टी स्पेस से सैकड़ों चेन्स कहीं से भी शूट हो जाती है। चेन्स पूरी तरह से 9 रंग की रोशनी से बनी है, जो एक अनशेकेबल सीलिंग लॉ को कैरी करती है। वो पलक झपकते ही मेरे अंगों और धड़ से लिपट जाते हैं और मुझे हवा में लटका देते हैं। मैं बहुत जोर से स्ट्रगल करता हूँ, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर की ओरिजिन पावर पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुकी है। प्रोटोटाइप, जिसकी छाती मुझे अभी तोड़ देनी चाहिए थी, अब अजीब तरह से मुस्कुराता है। उसकी छाती का घाव तुरंत ठीक हो जाता है। वो मेरे पास आता है और मुझे दया से भरी नजरों से देखता है। तुमने सोचा कि मैं तुमसे लड़ रहा था, मैं तो बस क्यूब को एक्टिवेट करने के लिए समय खरीद रहा था। ट्रू ऑमनिशेंस तुम्हारी जेनेटिक बेस कोड को अपनी मर्जी से रीराइट कर सकते हैं। वो मेरे माथे पर हाथ रखता है। डेटा की एक भयानक स्ट्रीम मेरे दिमाग में फ्लड हो जाती है। वो पिछले 10 सालों में बनी मेरी हर ह्यूमन मेमोरी और फीलिंग को मिटाने की कोशिश कर रहा है और मुझे उनकी तरह एक कोल्ड किलिंग वेपन में रिफॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है। वेस्टलैंड पर स्ट्रगल, दाद की स्माइल, स्कारलेट की होप, ये सब मेरे दिमाग में तेजी से फ्लैश होते हैं। नहीं, मैं तुम्हें पैराजाइज को जीतने नहीं दूंगा। मैं अपनी आत्मा की गहराई से दहाड़ता हूँ और सील के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कॉस्मिक क्यूब के सुप्रीम कॉस्मिक लॉ के तहत मेरा रेजिस्टेंस दयनीय रूप से कमजोर लगता है। क्या मैं गॉड्स के रल्म को छूने के बाद सच में यहाँ गिर जाऊंगा? आखिरी सेकंड में मेरी छाती में ओरिजिन कोर, जो अब तक साइलेंट था, अचानक कॉस्मिक लॉ से पूरी तरह से फ्री कैओटिक ग्रे लाइट के साथ फट जाता है। वो पलक झपकते ही इन्वेडिंग डेटा स्ट्रीम को निगल जाता है। फिर ग्रे पावर 9 रंगी चेन्स में रिवर्स में बहती है और सीधे क्यूब की ओर दौड़ती है। सपोजिटली ऑमनिशिएंट कॉस्मिक क्यूब डर से कांपता है। प्राइम प्रोटोटाइप हॉरर में पीछे हट जाता है, जैसे उसने कोई डेमन देख लिया हो। इम्पॉसिबल, तुम्हारे अंदर हाई डायमेंशनल लॉ से परे प्रिमोर्डियल केओस सोर्स कैसे हो सकता है? मैं स्नियर करता हूँ। ग्रे लाइट के नीचे 9 रंगी चेन्स इंच इंच करके टूट जाती है। मैंने तुमसे कहा था, मैं सिर्फ अर्थ की लिमिट्स को नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं इस पूरे स्टार सी के रूल्स को क्रश कर रहा हूँ। मैं फिर से फ्री हूँ। ग्रे प्रिमोर्डियल केओस मेरी राइट फिस्ट में इकट्ठा होता है। कोई फ्लैशी मूवमेंट्स नहीं, बस एक ब्रूटल सिंपल पंच जो सारी डिस्टेंस को इग्नोर करता है और सीधे कॉस्मिक क्यूब पर लैंड करता है, एक डल साउंड के साथ जो पूरे यूनिवर्स को साइलेंट कर देता है। 9 रंगी पॉलीहेड्रन मेरी पंच से क्रैक हो जाता है। प्रोटोटाइप पूरी डिस्पेयर की स्क्रीन निकालता है। उसका बॉडी क्यूब के साथ कोलैप्सिंग होने लगता है। एंडलेस हाई डायमेंशनल एनर्जी क्रैक्स के माध्यम से बाहर निकलती है और मेरी ओरिजिन कोर द्वारा ग्रीडीली डिवावर की जाती है। स्टार डिस्ट्रॉयर फोर्ट्रेस, जिसका कोर पावर सोर्स जा चुका है, हर तरफ से टूटने लगता है। मैं उस नकली दांत पर राख होते हुए एक नजर भी नहीं डालता। मैं मुड़ता हूँ और बाहर की ओर निकल जाता हूँ। ये कोलोसस इतनी फोर्स से फटने वाला है कि आसपास के कई प्लैनेट्स तबाह हो जाएंगे। मुझे ब्लास्ट से पहले जुपिटर के ऑर्बिट में वापस जाना है और डैड और स्कारलेट के शिप को बचाना है। मैं ग्रे लाइट की एक स्ट्रीक बन जाता हूँ, पूरी स्पीड से कोलैप्सिंग मेटल मेज से रेस करते हुए। फोर्ट्रेस के पूरी तरह से डेटोनेट होने से एक सेकंड पहले मैं थिक आउटर आर्मर को तोड़कर बाहर निकल जाता हूँ। मेरे पीछे 10,000 सूरज से भी ज्यादा ब्राइट लाइट स्पेस में एक्सप्लोर होती है। ब्लास्ट से शॉक वेव और गामा रे बर्स्ट पूरे वॉइड में फैल जाते हैं। बिना किसी हेजिटेशन के मैं मुड़ता हूँ और अर्थ और ब्लास्ट के बीच में अपनी डिवाइन बॉडी को रख देता हूँ। मैं अपने आर्म्स फैलाता हूँ। एक ग्रे प्राइमोर्डियल केओस शील्ड तुरंत सैकड़ों हजारों किलोमीटर्स तक फैल जाता है, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बाहर अर्थ के बायोस्फीयर को वाइप आउट कर सकने वाली लेथल एनर्जी के हर लास्ट बिट को कैच कर लेता है। मैं एक अनशेकेबल वॉल की तरह खड़ा हूँ, उस मदर प्लैनेट की रक्षा कर रहा हूँ जिसने मुझे पाला है। आफ्टर शॉक के पूरी तरह से फेड होने तक अर्थ के ऑर्बिट में मेटल डिब्री का एक नया फील्ड बन जाता है। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ। इस क्राइसिस के जरिए अपने अंदर की पावर को और भी पूरा महसूस करता हूँ।
मैं स्पेस जंप को एक बार फिर एक्टिवेट करता हूँ और रेजिस्टेंस शिप में वापस लौट जाता हूँ जो जुपिटर के ऑर्बिट के पास छिपी हुई है। मुझे सेफली वापस आते देखकर दांत भाग कर आते हैं और मुझे बेयर हग में ले लेते हैं। स्कारलेट होलोग्राफिक स्क्रीन को देखती है जिस पर डिस्ट्रॉयड फोर्ट्रेस दिख रहा है। उसकी आईज शॉक और ऑ से भरी हुई है। वो कहती है कि मैंने सिर्फ हाई डायमेंशनल सिविलाइजेशन के जजमेंट फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि अर्थ को भी प्रोटेक्ट किया है। मैं एक मिरेकल हूँ। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। हाई डायमेंशनल सिविलाइजेशन की डेप्थ इससे कहीं ज्यादा है। हमें रेडी रहने की जरूरत है। और जैसे ही मैं ये बात खत्म करता हूँ शिप का कम्युनिकेशन चैनल फोर्सफुली ओवरराइड हो जाता है।